राइट। तो हमने क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस हमें डिस्कस करना है कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है। राइट ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि ये हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, और अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट का नाम है सिंगल फेस एसी कन्वर्टर। राइट, या सिंगल फेस कन्वर्टर। अगर सपोज कहीं पर सिंगल फेस कन्वर्टर नाम की टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। तो अगर सिंगल फेस कन्वर्टर का मीनिंग है, मतलब कोई भी आपके पास अगर डीसी एसी सप्लाई है, तो इस एसी सप्लाई को अगर आप किस में कन्वर्ट कर दे, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर दे, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल फेस कन्वर्टर। और इसी का दूसरा नाम होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर। अब यूनिवर्सिटी के में सिलेबस में क्या क्या मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या मेंशन कर रखा है, ये आपका जो सिलेबस दिख रहा है यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस है। तो मैंने इस सिलेबस को कुछ अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रखा है। तो जैसे पार्ट वन में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और इसी का नाम है फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर भी बोलते हैं, हाफ वेव फुल कंट्रोल्ड कन्वर्टर बोलते हैं। राइट ना। तो विथ आर लोड डिस्कस करेंगे, और इस आर लोड के अंदर हम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और उसकी वेव फॉर्म सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर बोल दीजिए, या सिंगल फेस हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर विथ आरएल लोड को डिस्कस करेंगे। एंड सेम थिंग, आउटपुट वोल्टेज डिराइव करेंगे, करंट डिराइव करेंगे, वेव फॉर्म बनाएंगे और सर्किट डायग्राम के बात करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर या फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर विथ आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। मतलब यहाँ पर हम एडिशनल आरएल लोड के साथ क्या लगाएंगे, फ्री व्हीलिंग डायोड। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड का पोर्शन है। राइट। इसमें भी सेम चीज़, हम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और वेव फॉर्म को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट है जहाँ पर हम एक ही चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाफ, राइट, हाफ वेव। अगर हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी हम हाफ वेव के बारे में बात करें, तो हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हमने आर लोड, आर एल प्लस फ्री व्हीलिंग लोड को लगा के रखा है, और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन टारगेट यही है। नेक्स्ट डे में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर, सेम आर लोड पे सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड फुल कंट्रोल कन्वर्टर विथ आर एल लोड डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर। जस्ट गिव 1 मिनट, है ना। तो किसी को जैसे अगर आपको डाउट आता है तब आप रेज हैंड करिए, या फिर चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए तो बेटर रहेगा। तब तक मैं कंटिन्यूस स्टार्ट सर वॉइस इको हो रहा है। वॉइस इको हो रहा है, बट मैं तो एक ही डिवाइस से ज्वाइन हूँ। अभी भी हो रहा है इको क्या? 1 मिनट दीजिए, मैं फिर अगर हो रहा है तो मैं एक डिवाइस को फिर ऑफ कर देता हूँ, है ना। अब ठीक है, अब वॉइस इको हो रहा है। यस, अभी वॉइस क्लियर है। हेलो। नहीं सर अभी नहीं। अच्छा ठीक है, चलेगा। अब हो गया, मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो अगर हम सपोज हम जो डिस्कस कर रहे थे, जैसे अगर किसी को डाउट आता है तो आप बस रेज एंड करिए, चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस पुट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो सेकेंड डे में हम ये वाले इसको टारगेट करेंगे। फिर थर्ड में सेम चीज़ डिस्कस करेंगे, सिंगल फेज सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर पढ़ेंगे। मतलब ये अब फुल कंट्रोल नहीं रहा, सेमी कंट्रोल कन्वर्टर विद आर सर लोड। वापस हो रहा है। अच्छा वापस हो रहा है क्या? 1 मिनट दो मुझे फिर ना, बस 1 मिनट दो होल्ड करो, मैं बस उसे कंप्लीट कर रहा हूँ फिर। अब मुझे कंफर्म कीजिए कि इको तो नहीं हो रहा है अब। अब क्लियर है? एक अच्छा, मैं फिर से रेज हैंड क्लियर कर लिया। अब इको तो नहीं हो रहा है ना? नाउ इको हो रहा है या नहीं हो रहा है?
Fabulous. ठीक है, चलेगा। तो अब क्या कहते हैं, हम बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस था वो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या डिस्कस करना था, तो हमारा थर्ड डे का जो टारगेट रहेगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सेमी कंट्रोल्ड जो कन्वर्टर है, मतलब ये आप फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर नहीं, ये हाफ कंट्रोल कन्वर्टर भी बोलते हैं या सेमी कंट्रोल कन्वर्टर भी बोलते हैं, हाफ वेव नहीं, कंफ्यूज मत होना। मैं पढ़ाते समय फिर से डिस्कस करूंगा कि ये चीज़ें कैसे होती है, राइट। तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें हम तीसरे वाले थर्ड डे के अंदर ये वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। फिर दो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर और एप्लीकेशंस ऑफ दी AC टू DC कन्वर्टर के बारे में, जो DC मोटर पे लगता है। तो इसका जस्ट में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आता है, तो मैं आपको ओवरव्यू ज़रूर समझाऊंगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे तो मैंने कोई भी पोर्शन को स्किप नहीं करने वाला हूँ। क्रेश कोर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा मैं, राइट। हाँ, जहाँ तक आपके न्यूमेरिकल की बात है वो जब लास्ट में देखेंगे, जब पूरा 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी 3rd to 6 यूनिट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल करना है या नहीं करना है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे पास पॉइंट आए हैं, और हम अब एक एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट ना। तो पॉइंट नंबर 1, अगर हम सबसे पहले पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर, और इसी का नाम है फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर। बट ये फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर का कैसा पार्ट है, ये हाफ वेव पार्ट है, राइट। फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। एक होता है हाफ वेव, राइट, एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। अगर एग्जाम में सपोज आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर विद आर लोड या विद RL लोड, तो आप उसमें हाफ वेव भी लिख सकते हैं और फुल वेव भी लिख सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप फुल वेव की तरफ जाना, ना कि हाफ वेव की तरफ जाना, राइट। तो ये कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट का क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और वो उन्हें आने के बाद भी वो क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया कि आप इस तरीके से जा सकते हैं। जैसे ही हमने इस हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर के बारे में बात करी, तो हाफ वेव अच्छा, एक और पॉइंट मैं आप सबके साथ बोलना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे प्लेस पे बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। मैंने कुछ आपको ओवरव्यू बना के दे दिया था, ग्रुप पे भी डाला था और ऐप में भी जो आप जिसमें है उसमें भी मिला था। वैसा आप एक स्ट्रक्चर बना के रखिए, तो आपको पॉइंट समझ में आएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और कैसे लिखना है। एक बार कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद मैं पूरा क्लियरली बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, राइट ना। तो फिर वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या कौन सा पॉइंट हमारे पास है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर के बारे में बात करें। अब इसे हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर क्यों बोलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आर लोड, फिर करेंगे RL लोड और फिर RL प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट ना। तो वन बाय वन अगर चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो सबसे पहली बात होती है कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। अगर मुझे सर्किट डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है तो मैंने यहाँ ऑलरेडी सर्किट डायग्राम बना रखा है, पर मैं आपको कभी भी किसी हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर की बात करी जाए कि हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर सर्किट का आपको क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो जो आपके पास डिवाइसेस होती है वो, मतलब जो स्विचिंग डिवाइसेस होती है वो क्या होता है, या तो SCR होता है या मॉसफेट होता है या IGBT होता है, राइट, या फिर डायोड होता है। तो जो डायोड होता है उसे हम अनकंट्रोल्ड डिवाइस बोलते हैं, और जो SCR होता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल डिवाइस, राइट ना। और कंट्रोल डिवाइस के साथ ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है। तो ये फंडामेंटल थिंग है, यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। तो अगर ये कंट्रोल डिवाइस किसी सर्किट में लगेगी तो डेफिनेटली जो कन्वर्टर बनेगा वो कंट्रोल्ड कन्वर्टर बनेगा। अगर किसी सर्किट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ SCR यूज़ किया गया तो वो 100% फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर होगा। बट अगर किसी सर्किट को बनाने के लिए एक SCR यूज़ कर लिया गया और साथ में एक डायोड, मतलब एक कंट्रोल डिवाइस यूज़ कर ली हो और एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस यूज़ करी हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये हाफ कंट्रोल्ड हो सकता है या सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर बन सकता है। बट अगर किसी सर्किट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अनकंट्रोल्ड डिवाइस यूज़ की हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर है, कंट्रोल्ड कन्वर्टर की कैटेगरी में नहीं आता। तो अपने सिलेबस में कंट्रोल्ड और सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर है। तो मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि मुझे इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाना है। कन्वर्टर मतलब क्या, मुझे बेसिकली पता है कि कन्वर्टर का एक ही काम होता है। जैसे बेसिक पॉइंट में मैंने जो लिखा ओवरव्यू में, तो एनी काइंड ऑफ कन्वर्टर इस क्या करता है, कोई भी कन्वर्टर क्या करता है कि जो आपके पास फिक्स्ड AC सप्लाई रहती है, एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड, है ना, कोई फिक्स्ड AC सप्लाई है, इस फिक्स्ड AC सप्लाई को वो किस में कन्वर्ट करके देता है, वो कन्वर्ट करके देता है DC सप्लाई में। और जो DC सप्लाई हो सकती
सकती, वो कैसी हो सकती है, वेरिएबल डीसी सप्लाई हो सकती है, फिक्स्ड डीसी सप्लाई नहीं होगी, वेरिएबल डीसी सप्लाई मिलेगी आपको। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ, जहाँ पर भी एज अ इनपुट डीसी की रिक्वायरमेंट है उसे हम एज अ एप्लीकेशन की तरह इस कन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो कन्वर्टर का बेसिक काम है फिक्स्ड एसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। अब सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो ये मेरे पास बन गया इनपुट सेक्शन का पोर्शन। तो इनपुट में मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सिंगल फेज कन्वर्टेड तो सिंगल फेज एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि मुझे कौन सा लोड लगाने बोला है, आर लोड लगाने बोला है, तो मैंने इधर क्या कर दिया, आर लोड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये दोनों सर्किट के बीच में मुझे क्या करना है, एक स्विच यूज़ करना है, और स्विच एज अ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, थायरिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हाफ वेव है तो एक स्विच यूज़ होगा, अगर फुल वेव हो जाएगा तो स्विच आपके पास बढ़ जाएंगे, राइट। तो वो कैसे बढ़ेंगे मैं बाद में बताऊँगा। तो मैंने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, एक स्विच को कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप सिंपली इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से आप सारे के सारे सर्किट का क्या कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, राइट। अब इस सर्किट डायग्राम के बिहाफ पे हमने सबसे पहले इनपुट एज अ क्या कर रखा है, एसी सप्लाई दे रखा है। तो एसी सप्लाई मतलब क्या, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये मेरी इनपुट सप्लाई है। और वो कैसी इनपुट सप्लाई है, इट इज़ अ फिक्स्ड इनपुट सप्लाई। तो ये मेरे पास एक फिक्स्ड इनपुट सप्लाई कनेक्ट हो गई। फिक्स्ड इनपुट सप्लाई, तो यहाँ से जो भी करंट होगा उस करंट को मैं क्या बोलूँगा, IS करंट, और दिस IS करंट इज कॉल्ड एज अ सोर्स करंट, राइट। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद लिखना कैसे वो भी बताऊंगा मैं आपको एग्जाम में, राइट। तो IS यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, करंट IS करंट यहाँ से फ्लो होगा। सपोज ये स्विच का क्या काम होता है, अगर मैं किसी भी स्विच के बारे में बात करूँ तो स्विच एक ही काम करता है, या तो सर्किट को, या तो उसे उसका काम होता है ऑन होना या होता है ऑफ होना। अगर स्विच कहीं पर ऑन हो चुका है मतलब वो क्या करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर स्विच कहीं पर ऑफ है मतलब वो कैसे करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर ये मेरे पास एक SCR है तो मैं किसी SCR को ऑन कब बोलता हूँ, मैं किसी SCR को तब ऑन बोल सकता हूँ जब वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ऑपरेट कर जाए, और किसी SCR को ऑफ कब बोल सकते हैं, जब वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहे या फिर क्या हो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो जाए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यस करेक्ट लिख रहा था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो। इस केस में वो क्या होता है, ऑफ होता है। अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है मतलब वो रेडी टू टर्न ऑन कंडीशन में नहीं है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है मतलब वो रेडी टू टर्न ऑन है बट टर्न ऑन नहीं हुआ है, अभी भी ओपन सर्किट की तरह वो बिहेव कर रहा है, राइट। तो सोचिए अगर ये स्विच किसी कंडीशंस की वजह से, इस स्विच का टर्मिनल एनोड ये रहा, कैथोड टर्मिनल ये रहा, एनोड और कैथोड टर्मिनल, तो इस स्विच को क्या कर दिया मैंने, ऑन कर दिया, तो करंट क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। जब एनोड कैथोड की तरफ करंट जाएगा तो यहाँ जो आई नॉट कर मैंने मेंशन कर रखा है, दिस आई नॉट इज मेंशन एज अ लोड करंट, और ये जो डायरेक्शन मैंने मेंशन कर रखी है ये मेरी क्या है, रेफरेंस करंट डायरेक्शन है। ये मैंने एज्यूम कर रखी है कि लोड में करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए। एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक V0 मेंशन कर रखा है, दिस V0 इज अ लोड वोल्टेज, और यहाँ पे जो पोलरिटी प्लस और यहाँ जो माइनस मेंशन कर रखी है ये पोलरिटी रिप्रेजेंट कर रही है एज अ रेफरेंस पोलरिटी, राइट। तो अगर सर्किट में ये स्विच किसी भी कंडीशन में ऑन हो जाता है, अगर किसी रीजन की वजह से ये स्विच ऑन होता है तो ऑन होने के केस में जो आपका सोर्स करंट है और लोड करंट इस सर्किट में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ये कोइंसिडेंटली बिकॉज सप्लाई और जो लोड है वो सीरीज कनेक्टेड हो गए थ्रू दी स्विच के थ्रू ऐसे कनेक्टेड हो गए, वो कैसे हो गए, सीरीज में कनेक्टेड है। बट सपोज अगर स्विच क्या हो जाए आपके पास सीरीज में, मतलब स्विच अगर ऑफ हो जाएगा तो लोड करंट और सोर्स करंट आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात हुई। जब आप क्या कहते हैं यहाँ पे जनरल सर्किट के बारे में बात करेंगे तो मेंशन करेंगे विच इज योर इनपुट सप्लाई, राइट। इनपुट सप्लाई इज अ फिक्स सप्लाई, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। मैं जस्ट आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि थ्योरी में क्या क्या पॉइंट लिखना है, राइट। तो यहाँ पर आप इनपुट सप्लाई बताएंगे, दिस इज योर इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई इज कॉल्ड एज अ Vm, और Vm इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर देंगे। देन इट इज दिस सप्लाई विल बी फिक्स्ड। सेकेंड पॉइंट आप क्या मेंशन करेंगे कि हियर वी आर कंसिडरिंग द आई नॉट करंट, ठीक है। द आई नॉट करंट डायरेक्शन इज अब कहाँ जा रही, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही, टॉप टू बॉटम, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टॉप टू बॉटम, दिस इज कॉल्ड एज अ माय रेफरेंस करंट डायरेक्शंस। तो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, रेफरेंस करंट डायरेक्शन, एंड आई नॉट इज रिप्रेजेंट एज अ लोड करंट। एंड सिमिलरली क्या कर सकते हैं, वी नॉट इज माई आउटपुट वोल्टेज, एंड अपर प्लेट इज पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट इज नेगेटिव, दिस इज माई रेफरेंस पोलरिटी। आउटपुट वोल्टेज की मैंने रेफरेंस पोलरिटी एज्यूम कर रखा है। अब ये रेफरेंस पोलरिटी और रेफरेंस डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा। वन
वन मोर पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि द थायरिस्टर और SCR जो भी लिखना चाहे आप, दिस SCR आर कनेक्टेड बिटवीन दी सोर्स एंड लोड टर्मिनल, सोर्स और लोड टर्मिनल के बिटवीन में SCR कनेक्टेड है। दिस इज एज शोन इन दी बिलो फिगर, तो आपके यहाँ एज शोन इन दी सर्किट डायग्राम। मोर देन इनफ पॉइंट है अगर आप इतना किसी चीज के बारे में लिखते हैं। और दूसरी पॉइंट कि दिस इज अ सिंगल फेस AC कन्वर्टर है, और सिंगल फेस में हाफ वेव है, तो ये जैसे हाफ वेव या फुल वेव हो, किसी भी AC कन्वर्टर का, सिंगल फेस कन्वर्टर का एक ही काम होता है, वो फिक्स्ड AC सप्लाई को वेरिएबल DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। और हाउ टू वेरी दी सप्लाई, इट डिपेंड्स ऑन दी स्विच टर्न ऑन प्रोसेस एंड टर्निंग ऑफ प्रोसेस। तो आप ये भी लिख सकते हैं, वी विल गेट दी वेरिएबल DC सप्लाई, वी विल गेट दी वेरिएबल DC सप्लाई बाय चेंजिंग स्विचिंग, है ना, बाय चेंजिंग स्विचिंग एक्शन, बाय चेंज। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो जब इसे रिकॉर्डेड भी हो जाएगा तो आप सुनकर आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। तो आप जैसे स्विचिंग एक्शन चेंज करेंगे तो वी विल गेट दी आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। बट अगर किसी एक स्विचिंग एक्शन पे आप काम करेंगे, अल्फा बराबर फिक्स एंगल पे काम करेंगे, तो आपको फिक्स्ड आउटपुट DC सप्लाई मिलना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आउटपुट DC सप्लाई, दिस आउटपुट DC सप्लाई इज नॉट अ प्योर DC सप्लाई, इट इज अ पल्सेटिंग नेचर ऑफ, और सो मेनी हार्मोनिकल कंपोनेंट आर एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि हमें क्या पता होता है कि DC सप्लाई मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा कांस्टेंट मिलना चाहिए। पर जब आप देखेंगे कि आउटपुट सप्लाई DC तो मिल रही है, वो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में अपने मैग्नीट्यूड में चेंज कर पा रहा है, पर डायरेक्शन में चेंज नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हम उसे DC सप्लाई बोलते हैं। बट वो फिक्स DC सप्लाई या कांस्टेंट DC सप्लाई ना मिलके कैसी मिलती, वेरिएबल और क्या कहते हैं हार्मोनिकल कंटेंट उसमें रहते हैं। तो अब हमें हार्मोनिकल एनालिसिस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ जस्ट आपको ओवरव्यू के लिए बता दिया। तो जब हमें इसके बाद जो आउटपुट टर्मिनल होता है, जो भी DC सप्लाई मिलती है, उसके साथ हम फिल्टर सर्किट्स लगाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट हम हार्मोनिक को रिड्यूस करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, और फिर प्योर DC सप्लाई को हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। किसी भी रेक्टिफायर के केस में, इसे रेक्टिफायर भी बोलते हैं या सिंगल फेस AC हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो मोर देन इनफ है अगर आप इतने पॉइंट लिखते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आप पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम के बाद कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, अगर क्वेश्चंस आता है तो देन नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या करेंगे, राइट ना। अगर जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करेंगे, वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ मैं वन बाय वन क्या करता हूँ, वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ। तो वर्किंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मोड 1 ऑपरेशन एंड मोड 2 ऑपरेशन। तो वन बाय वन मोड 1 ऑपरेशन और मोड 2 ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दी मोड 1 ऑपरेशन एंड मोड 2 ऑपरेशन मैं आपको एक फंडामेंटल कंसेप्ट समझाता हूँ। हमने क्या करते इन वर्किंग के केस में हमने इनपुट किसे कंसिडर कर रखा है, हमने इनपुट कंसिडर कर रखा है AC सप्लाई को। अगर मैं किसी AC सप्लाई की बात करता हूँ तो ओमेगा टी है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इट चेंज द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये मेरे पास सोर्स वोल्टेज है, तो ये कैसा होगा, ऐसी मेरे पास वेवफॉर्म आना स्टार्ट होगी। अगर मेरे पास ऐसी वेवफॉर्म आई तो यहाँ पर क्या बन गया, पाई डिग्री बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, 2 पाई डिग्री। अगर मैं 0 से लेके पाई तक की बात करता हूँ तो 0 से लेके पाई तक मुझे क्या मिल रही, पॉजिटिव साइकिल मिल रही है, और पाई से लेके 2 पाई के लिए मुझे क्या मिल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रही है। तो यहाँ पर ये इनपुट सप्लाई है। बेस्ड ऑन दिस इनपुट सप्लाई, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो भी बिहेवियर होगा उसे मैं मोड 1 वर्किंग बोल दूंगा, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर जो भी बिहेवियर होगा उसे क्या बोल दूंगा, मैं मोड 2 बिहेवियर बोल दूंगा, राइट। तो मोड 1 ऑपरेशन और मोड 2 ऑपरेशन कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं, वो मैंने जस्ट आपको एक ट्रिकी वे में समझाया, क्योंकि हमें इनपुट सप्लाई पता है और इनपुट सप्लाई पता है, तो इस बेस से हम बता सकते हैं कि ये मोड 1 ऑपरेशन होगा, ये मोड 2 होगा। तो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मोड 1 ऑपरेशन, है ना। तो मोड 1 ऑपरेशन जैसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब बात क्या करेंगे कि आप डिस्कस करेंगे 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक के लिए, पाई डिग्री के बारे में बात करेंगे, राइट। अगर 0 से लेके पाई की बात करें तो इस मोड 1 ऑपरेशन को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, राइट। तो पहला पार्ट डिवाइड कर देता हूँ मोड 1, है ना, मोड 1A के बारे में बात करता हूँ। अब मोड 1A के बारे में मतलब क्या, वो समझते हैं। अभी क्या हुआ कि जैसे आपने क्या करा, इस सर्किट को देखिए, सर्किट से ही हम सारा वर्किंग डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल
दिस एनोड टर्मिनल बिकम पॉजिटिव, है ना। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पे गई तो एनोड क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। कलर पे चेक करते जाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये जो मेरा एनोड टर्मिनल, दिस इज माई एनोड टर्मिनल, तो मैं बोल्ड लाइन से बनाता हूँ, दिस एनोड बिकम पॉजिटिव एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस कैथोड बिकम नेगेटिव। तो अगर वंस एनी सर्किट में अगर एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा, किसी एससीआर में जब एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है तो एससीआर कौन से कंडक्शन मोड में चले जाता है, एससीआर कम्स टू दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मतलब रेडी टू टर्न ऑन है बट टर्न ऑन नहीं किया है। और ये क्या रहा मेरा गेट टर्मिनल, दिस इज माय गेट टर्मिनल। अगर जैसे ही गेट को आप सप्लाई देंगे तो गेट को सप्लाई देते क्या होगा, एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द गेट सप्लाई तो क्या होगा, आपके पास एससीआर टर्न ऑन नहीं होगा, राइट। तो मोड 1 ऑपरेशंस के अंदर मैं किस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ वो देखिएगा। तो मैं मोड 1 में बात करना चाहता हूँ 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से अल्फा डिग्री के बारे में बात करता हूँ। मतलब 0 से अल्फा डिग्री, तो ड्यूरिंग दी 0 टू अल्फा डिग्री क्या क्या पॉइंट है, मैं की पॉइंट्स बताता हूँ। 0 टू अल्फा डिग्री में दिस एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव, एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, कैथोड टर्मिनल। सो एससीआर कम्स टू दी, एससीआर कहाँ पे आ गया, एससीआर कम्स टू दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एससीआर कम्स टू दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, बट एससीआर विल नॉट टर्न ऑन, राइट। किस ड्यूरेशन में, 0 टू अल्फा। तो हियर फाइनली एससीआर कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर एससीआर यहाँ पर ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो सर्किट कैसा बनेगा वो देखते हैं, राइट ना। तो मैं शॉर्ट में सर्किट बनाता हूँ, राइट ना। तो अगर सपोज इस कंडीशंस में मैंने यहाँ पर एक एसी सप्लाई कनेक्ट कर रखा था, सिंगल फेस एसी सप्लाई, दिस इज पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस पोलरिटी और दिस इज नेगेटिव इंस्टेंटेनियस पोलरिटी। यहाँ पर एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द गेट पल्स, है ना। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखेंगे, नॉट प्रोवाइडिंग, नॉट गिविंग या प्रोवाइडिंग, है ना, प्रोवाइडिंग गेट पल्स। हमने यहाँ पे कोई गेट पल्स नहीं दी है। तो ये जो है किस लिए, इस वजह से ये क्या कर रहा है, ऑफ मोड में काम कर रहा है। और यहाँ पर मेरा क्या कनेक्टेड है, रजिस्टिव नेचर ऑफ लोड कनेक्टेड है, तो मैंने रजिस्टिव नेचर ऑफ लोड कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है, दिस इज माई सोर्स करंट, राइट, दिस इज माई सोर्स वोल्टेज। और यहाँ से क्या था मेरा आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पर क्या था, लोड वोल्टेज था, राइट, ठीक है, दिस इज लोड वोल्टेज। तो वी नो दैट वेरिएबल की किसी भी आउटपुट जब अगर ओपन सर्किट होता है तो यहाँ पर जो आउटपुट करंट आएगा, दिस आउटपुट करंट बिकम एज अ 0 एम्पियर। तो आउटपुट करंट क्या बन गया आपके पास, 0 एम्पियर बन गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से हम वेवफॉर्म को भी ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज की और करंट की। तो यहाँ करंट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ अगर मैं किसी चीज का आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या, बाय ओम्स लॉ वोल्टेज इज नथिंग एज करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर मैंने करंट इनटू रेजिस्टेंस किया तो करंट इज 0, रेजिस्टेंस इज R, तो 0 मल्टीप्लाइज इज समथिंग 0। तो मेरे पास इस ड्यूरेशन में आउटपुट वोल्टेज क्या मिल गया, आउटपुट वोल्टेज इज 0 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज मिल चुका है, राइट। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे आप प्रॉपर, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को भी रीड करेंगे तो आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा कि किस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे तो पीपीटी को भी रेफर कर सकते हैं और जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को मगअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो ये किस ड्यूरेशन में मिला, ड्यूरिंग 0 टू अल्फा, जब तक आपने गेट को पल्स जनरेट नहीं करी। जैसे ही गेट पे अगर आपने पल्स दे दिया, मतलब लेट वी आर एज्यूमिंग कि वी आर प्रोवाइडिंग द गेट पल्स एट अल्फा इज इक्वल्स टू जो भी डिग्री लिया, 30 डिग्री तो 30, 60 टू 60, 90 टू 90 और 170 टू 170, किसी भी डिग्री पर आप क्या कर सकते थे, उसको ट्रिगर कर सकते थे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गया कि करंट भी 0 रहेगा और वोल्टेज भी क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट मोड ऑपरेशन मोड 2 के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट मोड 1 के बी पार्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मोड 1 के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो मोड 1 का बी पार्ट मतलब क्या, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं M1 और M1 के पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी मतलब मैं कौन से ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, अल्फा से लेकर
पाई ड्यूरेशंस के बारे में बात करता हूँ, पाई डिग्री के बारे में। तो एट अल्फा टू पाई मतलब आफ्टर अल्फा या एट अल्फा, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा पे आपने क्या कर दिया, एससीआर को गेट पल्स दी। जैसे ही एससीआर को गेट पल्स दी तो हुआ क्या, पॉइंट नंबर 1 कि एनोड बिकम पॉजिटिव ऑलरेडी था, और विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो कैथोड टर्मिनल था वो नेगेटिव था, और यू आर प्रोवाइडिंग दी गेट पल्स, है ना, गेट को आपने क्या कर दिया, सप्लाई दे दिया, यू आर प्रोवाइडिंग दी गेट पल्स। एज रिजल्ट क्या होगा, एज रिजल्ट जो आपका एससीआर होगा इट विल बी टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब ऑन स्टेट कंडीशन में आएगा, मतलब कैसे एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। अगर शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करा तो मैं सर्किट को बनाकर एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा सर्किट कैसा दिखेगा। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट, और यहाँ पर मेरे पास ये जो टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लोड को कनेक्ट कर दिया, दिस इज माई लोड, राइट। तो यहाँ पर मैंने लोड कनेक्ट कर रखा है, दिस इज आर लोड। ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, दिस बिकम एज अ शॉर्ट सर्किट, राइट। तो यहाँ पर ऑन हो गया। तो अब यहाँ से क्या करंट फ्लो हो रहा था, दिस करंट इज कॉल्ड एज अ सोर्स करंट। यहाँ से जो करंट जा रहा था, आप चाहें तो सर्किट भी बना सकते हैं, नहीं तो आप स्टेटमेंट में लिख भी सकते हैं तो भी चलेगा, राइट। यहाँ से आपकी पोलरिटी थी पॉजिटिव नेगेटिव करके आउटपुट वोल्टेज, राइट। अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा और ये क्या है, आपके पास वीएस वोल्टेज है। अगर मैं यहाँ केवीएल इक्वेशंस लगाऊं तो केवीएल के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू केवीएल द वोल्टेज, चलो मैं लगा के दिखाता हूँ केवीएल इक्वेशंस, राइट। तो अगर मैंने केवीएल इक्वेशन लगाया तो वीएस इज पॉजिटिव से लीव कर रहे हैं और वी नॉट मतलब नेगेटिव से लीव कर रहे हैं, और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा। तो फाइनली वी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वीएस। तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, जो आपका आउटपुट वोल्टेज था दैट आउटपुट वोल्टेज फॉलो दी सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे आपके आउटपुट वोल्टेज ने किसको फॉलो कर दिया, आउटपुट वोल्टेज ने फॉलो कर दिया है आपके सोर्स वोल्टेज को फॉलो कर दिया। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या मिल गया, वी एस मिल गया। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड दी करंट। अगर मुझे करंट निकालना है तो बाय ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैंने आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस किया तो वी एस बाई क्या मिल गया, आर। तो ये मेरे पास क्या मिल गया, आउटपुट करंट की वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गई। तो ये दीज टू मतलब ये जो मैथमेटिकल हमने डेरिवेशन डिराइव किया है इसी के बेस से हम वेव फॉर्म बनाते हैं। हम वेव फॉर्म को कभी रटते नहीं है, राइट ना। तो हमें वेव फॉर्म को रटना नहीं, हमें चीज़ों को समझना है, ये चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है। ये मोड 1 का ऑपरेशन हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी मोड 2 ऑपरेशन, राइट। तो मैं मोड 2 ऑपरेशन के बारे में बात करता हूँ। मोड 2 ऑपरेशन मतलब क्या, अब मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल इज ओवर। नाउ पॉजिटिव हाफ साइकिल को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ओवर कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक चलेगी, पाई डिग्री से लेकर 2 पाई डिग्री तक चलेगी। अगर जैसे ही मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में बात किया, पाई से लेकर 2 पाई डिग्री के बारे में बात किया, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि दिस पोलरिटी राइट नाउ पॉजिटिव थी और दिस इज नेगेटिव। बट जैसे ही आपने क्या करा कि नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करेंगे तो दिस पॉजिटिव बिकम नेगेटिव और नेगेटिव बिकम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली साइकिल अपीयर हो जाएगी। तो प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बनेगा। इसकी वजह से क्या होगा, दिस एनोड इज नेगेटिव और कैथोड क्या बन जाएगा, आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो फ्रॉम 0 to पाई टू 2 पाई ऑल द टाइम एनोड टर्मिनल इज नेगेटिव और कैथोड टर्मिनल इज पॉजिटिव। अगर ऐसा हमने ऑब्जर्व किया तो मैं क्या पॉइंट बोल सकता हूँ कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल या ड्यूरेशन ऑफ पाई टू 2 पाई ड्यूरेशन व्हाट हैपन, दिस एससीआर की बात करें तो एससीआर का जो एनोड टर्मिनल इट इज नेगेटिव, वो भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड टर्मिनल है। ऑल पूरे ड्यूरेशन के लिए ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा है मतलब एससीआर कहाँ चला गया, एससीआर कम्स टू दी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। कहाँ चला गया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। और जब एससीआर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है और उस पर अगर आप गेट पल्स देंगे तो भी एससीआर ऑन नहीं होगा, क्योंकि एससीआर को ऑन करने की इनिशियल कंडीशंस क्या है, एससीआर को ऑन करने के लिए एनोड को पॉजिटिव होना और कैथोड का नेगेटिव होना मैंडेटरी है, अदरवाइज हम एससीआर को ऑन नहीं कर सकते, राइट ना। अगर यही कंडीशनल स्टेटमेंट और एससीआर की प्रॉपर्टी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं तो इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन होगा, इसके ए और बी पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सप्लाई हो गया। तो ऑल द टाइम एससीआर इज एक्ट एज अ ओपन सर्किट, मतलब पूरे पाई से लेके 2 पाई के लिए मेरा जो सर्किट रहेगा वो कैसा रहेगा, ओपन सर्किट की तरह, मतलब ऑफ डायरेक्शन में काम करेगा। तो मैंने स्विच को यहाँ पर क्या कर दिया, ऑफ कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज माई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर रखा है, दिस इज पॉजिटिव पोलरिटी, दिस इज नेगेटिव पोलरिटी, राइट। तो वी नॉट वोल्टेज और दिस इज कॉल्ड एज अ आई नॉट करंट, है ना। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उससे मैं
मैं क्या बोल दूंगा, सोर्स करंट, और दिस इज नेगेटिव पोलरिटी और दिस बिकम एज अ पॉजिटिव पोलरिटी और दिस इज कॉल्ड एज अ वीएस वोल्टेज। ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली द आउटपुट करंट विल बी जीरो, और बाय ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो। तो यहाँ पर भी आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो और यहाँ पर भी आपका आउटपुट करंट क्या है, जीरो है। नाउ वर्किंग इज ओवर, राइट। इतना मोर देन इनफ है आपको। अब मैं इस चीज को बहुत सिंपल वे में एक बार और समझाता हूँ, राइट, कि ये सारी चीजें मैं किस तरीके से क्या क्या चीजें डिस्कस करते चल रहा हूँ आपके साथ, राइट। तो वन बाय वन अगर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी कि ये क्या है, तो अगर आप पहले तो मतलब क्या करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को आप प्रॉपरली रीड करेंगे। प्रॉपर रीड करने के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा वो यूनिट नंबर 3 से रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 2 भी जो रहेगा वो यूनिट नंबर 3 से रहेगा। क्वेश्चन को रीड करके देखना है कि उसने क्या चीज़ पूछी है, सिंगल फेस में हाफ वेव पूछा है या फुल वेव पूछा है, आर लोड पूछा है या आर एल लोड पूछा है या अल्फा बराबर कुछ बोला है, ये देखना है हमें प्रॉपरली, राइट ना। तो हमने वो देखा, उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम वर्किंग की तरफ चले जाएंगे। वर्किंग को हम दो मोड ऑपरेशन में डिस्कस करेंगे, मोड 1 ऑपरेशन और मोड 2 ऑपरेशन। मोड 1 में पॉजिटिव हाफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, मोड 2 में हम नेगेटिव हाफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। मोड 1 में हमारे पास एससीआर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जा रहा है, तो हम उसके दो पार्ट करेंगे, बिफोर ट्रिगरिंग और आफ्टर ट्रिगरिंग। 0 टू अल्फा इज बिफोर ट्रिगरिंग, अल्फा टू पाई इज आफ्टर ट्रिगरिंग वाला मूवमेंट है। जब हमने ऐसा देखा तो हमने दो चीज को ऑब्जर्व किया कि हमारा आउटपुट करंट कैसा है और हमारा आउटपुट वोल्टेज कैसा है। हमारा आउटपुट करंट कैसा है, आउटपुट वोल्टेज कैसा है, ये हमने चेक किया। थर्ड, जब मोड 2 पे गए तो तब भी हमने यही चेक किया, और इन सारी चीज़ों के लिए हमने सर्किट को बनाया और सर्किट को एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें निकाल दी। नाउ वी विल मूव टू डिस्कस अबाउट दी हाउ टू ड्रॉ दी वेव फॉर्म। तो वो वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए भी बोलते हैं, राइट। तो हम वेव फॉर्म वाले पॉइंट पे चलते हैं कि इसकी वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने वेव फॉर्म के लिए पहले पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। वेव फॉर्म बनाने के लिए रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे हम क्या करते हैं, मैंने थोड़ा मतलब रफ स्ट्रक्चर बना रखा है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए, राइट। तो सबसे पहली बात, वेव फॉर्म डिस्कस करना है तो मुझे क्या पता है, इनपुट पता है। तो मैंने क्या करा, पहले इनपुट वाला सेक्शन बना दिया। तो यहाँ पर टाइम की एक्सेस ले लिया ओमेगा टी, और यहाँ पे वीएस वोल्टेज ले लिया, और वीएस मतलब इनपुट इज माई एसी सप्लाई। तो मैंने एक बार एसी सप्लाई को इस तरीके से बना दिया। जैसे एसी सप्लाई बनाया तो जहाँ जहाँ पे जीरो क्रॉसिंग पॉइंट आए वो उन सारे पॉइंट के साथ क्या करें, डॉटेड लाइन को बिल्कुल नीचे तक मैंने मिला दिया, जीरो नीचे तक उसको खींचते गया, राइट। तो मैंने पहले प्रोसेस में यही किया। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद क्या करा कि जब अगर आप वर्किंग के मोड ऑपरेशंस को देखेंगे तो जैसे ही आप मोड ऑपरेशंस पे जाएंगे तो ये 0 डिग्री हुआ, और मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया, ये अल्फा कर लिया। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा था, अल्फा मिल रहा था। मतलब ये क्या हो गया, 0 टू अल्फा का ड्यूरेशन, ये अल्फा से लेके पाई का ड्यूरेशन हो गया। पाई से 2 पाई में हमें कोई और अनदर मोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने एज इट इज रखा, वर्किंग को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं इसमें बात करूं 2 पाई से लेके 3 पाई में, तो ये 2 पाई है, तो ये क्या है, अल्फा है। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, 2 पाई प्लस क्या, ये अल्फा है। तो जो अल्फा वाली लाइन थी उससे भी मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ खींच दिया। जैसे नीचे की तरफ खींचा तो इससे क्या होगा वो देखते हैं। तो 0 टू अल्फा में मैंने गेट को कोई पल्स प्रोवाइड नहीं करी, तो नो गेट पल्स विल बी प्रोवाइडेड। तो मैंने यहाँ पर कोई गेट पल्स नहीं लगाया, राइट ना। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर पैरेलली आपके नोटबुक में वर्किंग जैसे आपको मैंने बताया वैसे अगर आपने वर्किंग लिख रखी है तो आपको समझ में भी आएगा। इसके बाद अगर आप मेरे नोट्स को रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें इन डिटेल समझ में आएगी कि क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं इस वाले ड्यूरेशंस की बात करता हूँ तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द गेट पल्स फ्रॉम हियर टू हियर, पर आफ्टर दिस मोमेंट वी आर प्रोवाइडिंग द गेट पल्स। तो गेट पल्स प्रोवाइड करना मतलब क्या करते हैं, हम एक इम्पल्स सिग्नल की तरह सिग्नल को जनरेट कर देते। तो यहाँ पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड कर रखी है। एंड सिमिलरली वी आर प्रोवाइडिंग द गेट पल्स 2 पाई प्लस अल्फा पे, तो हमने 2 पाई प्लस अल्फा पे कर दिया। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये आपको गेट पल्स दे दिया। क्वेश्चन में क्या होता, क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि एक्सप्लेन दिस सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री एट आर लोड, है ना। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू उनने क्या मेंशन कर दिया, 30 डिग्री मेंशन कर दिया। तो आप कुछ मत करना, पूरी चीज एज इट इज रखना। जहाँ पे मैंने अल्फा लिखा है ना, अल्फा की जगह आप 30 कर देना, या आप अल्फा ही लिखना और अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री कर देना। सपोज अगर वो
कई बार क्वेश्चन आए एग्जाम में, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री बोल दे तो आप अल्फा की जगह 60 रख देना और थोड़ा इसको क्या कर देना, बड़ा कर देना, ये लाइन थोड़ा आगे से खींच लेना। सपोज वो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल दे तो आप इसको क्या करना, उसकी पिक वैल्यू से ड्रॉ कर देना, राइट। अगर 90 से ज़्यादा बोले तो भी ड्रॉ कर देना, बट आर लोड में वो पॉसिबल नहीं है। किसी आर लोड के अंदर से अप टू 90 डिग्री तक ही हम ट्रिगरिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम ट्रिगरिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट ना। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो मैंने जस्ट आपको अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर एंगल मेंशन कर दिया और आप कंफ्यूज हो जाए तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, पहले हमने गेट पल्स की वेव फॉर्म बना ली। गेट पल्स के बाद हम आते हैं क्या, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म बनाना। तो क्या हुआ कि जब अगर वर्किंग में चलते तो जीरो से लेके अल्फा तक, क्या जीरो से लेके अल्फा तक मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या था वो चेक करते हैं। तो अगर आप वर्किंग में देखेंगे तो जीरो टू अल्फा आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो। तो राइट, अगर आउटपुट वोल्टेज जीरो है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक, चलो मैं बोर्ड लाइन बनाता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आउटपुट लाइन वोल्टेज को फ्लैट बने मेंशन कर दिया। अल्फा टू पाई में क्या हो रहा है वो देखते हैं। ड्यूरिंग द अल्फा टू पाई एग्जैक्टली क्या हुआ वो समझते हैं, राइट। तो अगर मैं सपोज अल्फा टू पाई के बारे में, एक मिनट दीजिएगा ना, तो राइट, अगर मैं अल्फा टू पाई वाले ड्यूरेशंस की बात करता हूं तो ये रहा अल्फा टू पाई। वोल्टेज क्या है, एज अ सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज को फॉलो कर रहा है अल्फा से लेके पाई तक की बात करूं तो अगर मेरे पास ध्यान से देखो तो ये क्या है, यहां से लेके यहां तक के वोल्टेज को उसने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। तो मैं इतना वोल्टेज बना दूंगा, राइट, आउटपुट में इतना वोल्टेज बना दूंगा। तो मैं आउटपुट वोल्टेज के पास चलता हूँ, ये रहा मेरा आउटपुट वोल्टेज और मैंने यहाँ से लेकर इसको कैसा कर दिया, एक बना दिया। थोड़ा फ्री एंड बना रहा हूँ तो आप प्रॉपर देख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो गया, एक स्पाइक आ गया। दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज। आफ्टर पाई व्हाट हैपन, आफ्टर पाई अगर मैं मोड 2 ऑपरेशन पे चलता हूँ तो आफ्टर पाई मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या है, जीरो है। तो मैंने आउटपुट वोल्टेज को क्या बना दिया, यहाँ से जीरो बना दिया। तो दिस आउटपुट वोल्टेज जीरो कहाँ से कहाँ तक, 2 पाई है। 2 पाई के बाद क्या होने वाला है, फिर से आपने गेट पल्स नहीं दिया तो फिर जीरो होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर पॉजिटिव स्पाइक्स आपको मतलब पॉजिटिव इनपुट सप्लाई को फॉलो करेगा, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई तो कीप रिपीटिंग होना स्टार्ट होगा। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। तो बहुत ज्यादा मतलब मैं आपको कोई भी वेव फॉर्म सिखाऊंगा ना उसमें रटने की कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी तो आप वेव फॉर्म ऑटोमेटिकली बना देंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी करंट वेव फॉर्म, है ना। तो मोस्टली किसी भी कन्वर्टर या रेक्टिफायर की बात करो तो वोल्टेज की वेवफॉर्म आती है, करंट की वेवफॉर्म नहीं आती है ना। तो हम करंट की वेवफॉर्म फिर भी बनाना सीख रहे हैं। अगर करंट की वेवफॉर्म आएगी तो नेचर ऑफ लोड क्या है, रेजिस्टिव, और रेजिस्टिव नेचर ऑफ लोड में हमने क्या सीखा है कि जो आपका करंट रहता है वो वोल्टेज को फॉलो करता है। नो चेंज इन करंट एंड वोल्टेज, मतलब करंट वोल्टेज और करंट में कोई चेंज नहीं होता। अगर कोई चेंज नहीं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज चेंज होता है, बिकॉज आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि यहाँ पर करंट की वेवफॉर्म सेम होगी। बट जैसे ही इंडक्टिव नेचर ऑफ लोड आ जाएगा तो आपके करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, चेंज होगी। अब वो करंट की वेवफॉर्म कैसे चेंज होगी मैं आपको बताऊंगा, कंसेप्चुअली भी बताऊंगा कि कहीं पर अगर कभी डायरेक्टली भी पूछ लिया गया हो तो आप आंसर कर सकते हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी चेंज, राइट ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजन हो गया। अब वन मोर थिंग, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, थायरिस्टर की वेवफॉर्म बना रखा है। कभी थायरिस्टर की वेवफॉर्म पूछा नहीं करते, पर मैं थायरिस्टर का अगर आप देखेंगे तो मैंने थायरिस्टर के बारे में यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं बताया, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। पर थायरिस्टर की वेवफॉर्म कभी नहीं पूछते, बट अगर पूछ ली जाए तो क्या हो सकता है वो देखिए। तो मैं एडिशनल पार्ट करके यहाँ लिख देता हूँ थायरिस्टर के लिए, राइट। तो ये मैं थायरिस्टर वाला पार्ट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि थायरिस्टर की अगर वेवफॉर्म पूछ ले तो आप क्या क्या आंसर कर सकते हैं वो देखना। पहली बात, इस मोड में थायरिस्टर मतलब क्या, यहाँ पर ओपन सर्किट, और कोई चीज ओपन सर्किट है मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो दिस इज अ वीटी वोल्टेज, और वीटी वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीएस वोल्टेज, राइट। वो भी कैसे, आप यहाँ पे केवीएल लगा लीजिए, दिस इज प्लस और दिस इज माइनस। तो यही सोर्स वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ अपेयर हो गया, इसलिए यहाँ का वोल्टेज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो थायरिस्टर की वोल्टेज कैसे हो गई यहाँ पे, ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। अगर कहीं पर कोई चीज शॉर्ट सर्किट होती है तो फंडामेंटली जहां पर भी शॉर्ट सर्किट
सर्किट होता है उसका वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो अगर मैं इस ड्यूरेशन की बात करूंगा तो थायरिस्टर का वोल्टेज क्या फॉलो करेगा, माइनस सोर्स वोल्टेज को फॉलो करना स्टार्ट करेगा। तो ये ड्यूरेशन कब से कब तक की बात किया था मैंने, 0 से लेके अल्फा ड्यूरेशन की बात किया। ये कहां से कहां तक, अल्फा से लेके पाई ड्यूरेशन की बात किया। और ये ड्यूरेशन कब हुआ, पाई से लेके 2 पाई। तो मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस वेवफॉर्म को रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ मतलब ये क्या कर रहा है, सोर्स वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब सोर्स वोल्टेज मतलब ये 0 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि Vs को फॉलो कर रहा है तो ये साइन वेव को बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर फिर से इसको फॉलो करना स्टार्ट करेगा, फिर इसके बाद ये आ जाएगा। तो ये आपकी थायरिस्टर की वेवफॉर्म आ जाएगी। बट नो नीड ऑफ द थायरिस्टर वेवफॉर्म, क्योंकि किसी भी एग्जाम में थायरिस्टर की वेवफॉर्म कभी नहीं पूछते, राइट। तो वेवफॉर्म अगर पूछा है तो आप वेवफॉर्म, तो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म एंड करंट वेवफॉर्म, ऐसा क्लियरली लिखा होता है और उन पे सेपरेट मार्क्स होते हैं, राइट। तो आपको अगर वेवफॉर्म बनाना है तो आप इस तरीके से वेवफॉर्म बना सकते हैं। नाउ लास्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसी तरीके से दूसरी वाली चीजों को डिस्कस करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव पार्ट, राइट ना। तो अब आउटपुट वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना सिखाता हूँ, बहुत ज्यादा मतलब लेंदी प्रोसेस नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, दो चीजें आती है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहता है एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज वोल्टेज, कभी कभी लिखा रहता है ऑल्सो फाइंड द आरएमएस वोल्टेज, राइट ना। क्लियरली लिखा रहता है एवरेज वोल्टेज एंड आरएमएस वोल्टेज। करंट को बहुत कम पूछा जाता है, बट मैं करंट का आपको शॉर्टकट बता दूंगा। अगर हमें दो चीज पे फोकस करना है, एवरेज वोल्टेज कैसे निकाला जा सकता है और एवरेज करंट कैसे निकाला जाता है, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, है ना। अगर मैं सपोज किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कोई भी वेवफॉर्म है जिसकी मैं क्या करना चाहता हूँ, एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो उसका मतलब क्या, उसका जनरलाइज फॉर्मूला सीखिए। उसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है 1/T, और कैपिटल टी मतलब क्या, एक साइकिल, एक साइकिल का पूरा टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल क्या होती है आपको समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो, साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे साइकिल एंड हुई है, मतलब ये उसकी लोअर लिमिट हो गई, ये उसकी क्या हो गई, अपर लिमिट। और जो भी फंक्शन है, मतलब मैं यहाँ x की वेवफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख दूँ और उस फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाती है, एवरेज वैल्यू मिल जाती है। नाउ मैं एवरेज वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ वेवफॉर्म से। किसकी एवरेज वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ मैं इंटरेस्टेड हूँ आउटपुट वोल्टेज, इसकी मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे एक साइकिल ढूंढना है। एक साइकिल मतलब क्या है कि एक साइन वेव की एक साइकिल कब होती है, जब वो कीप रिपीटिंग हो जाती है। यहाँ पर फिर ऐसी गई वेव फॉर्म, फिर ऐसी गई, फिर इसके बाद फिर जीरो हुआ और यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गई। तो दिस इज द साइकिल, मतलब कैपिटल टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई हो गई, राइट। 2 पाई के बाद इसके इंटरवल्स देखो कितने हैं। एक इंटरवल ये है जहां पर आउटपुट वोल्टेज 0 है, दूसरा इंटरवल है यहाँ पर जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, और तीसरा इंटरवल क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो मतलब 0 से लेके पाई को मैं 3 इंटरवल में डिवाइड कर दूंगा, 0 टू अल्फा, अल्फा टू पाई और पाई से लेके 2 पाई। बट जब मैं इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 है, बट जब इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, Vs है, और मैं इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, मेरा 0 है। मतलब जैसे आप वेवफॉर्म को बनाना सीख गए, मतलब पहले क्या करा आपने, सर्किट बनाया, सर्किट को समझ के वर्किंग करी, और वर्किंग को करने के बाद आपने वेवफॉर्म बनाया, और वेवफॉर्म की हेल्प से आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो और आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हो। तो मैं अभी क्या सिखाया, एवरेज वैल्यू। तो मैंने जो जनरलाइज फॉर्मूला बताया, उस जनरलाइज फॉर्मूले को अगर आपने ध्यान से समझा, तो मैं अभी वहां पे जो क्यों लिखा था वो आप डायग्राम में समझ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वी आर इंटरेस्टेड टू एवरेज वोल्टेज, है ना। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट करने में। फिर मैं आरएमएस वोल्टेज निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, राइट। सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम में जो रहता है वो इसी को रहता है कि एवरेज वोल्टेज और जो एवरेज करंट रहता है या आरएमएस करंट रहता है ना, उसको निकालने के लिए रहता है। तो वी नॉट मतलब आउटपुट का मुझे क्या चाहिए, एवरेज वोल्टेज चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऐसा शॉर्ट में लिख दिया, आउटपुट एवरेज वोल्टेज। तो मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/T, और ये T मतलब यहाँ क्या हो गया, 2 पाई हो गया है। 2 पाई के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 2 पाई की रेंज रख दूंगा, राइट। और मेरे पास फंक्शन क्या है वो देखते हैं। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, V0 ओमेगा T है,
राइट और इसको किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और जनरल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं उस वेवफॉर्म को देखकर वी नॉट ओमेगा टी की वैल्यू लिखना चाहता तो मैं कैसे लिख सकता था, वो देखिए। मैं लिखता कि फ्रॉम जीरो टू अल्फा वैल्यू इज जीरो, अल्फा टू पाई वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज वी एस, राइट, एंड पाई टू 2 पाई द आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो, राइट। तो अगर मैं इस इंटीग्रल को 3 पार्ट में तोड़ूंगा तो ये जीरो, ये बचा सिर्फ वी एस। तो क्यों ना बेटर वे है कि मैं इसको सिर्फ क्या कर दूं, वी एस वाले पार्ट में ही ब्रेक कर देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आउटपुट वोल्टेज जीरो करके, राइट ना, एवरेज करके, ओमेगा टी को स्किप कर दिया मैंने, राइट, पर वो लिखा हुआ वैसा ही है। तो यहाँ पे आ गया 2 पाई। अब 2 पाई के साथ यहाँ पर मैं 3 रेंज लगा सकता था, पर 2 फैक्टर जीरो ही है, तो इसलिए मैं कहाँ से कहाँ तक बात कर रहा हूँ, जीरो से लेकर कहाँ की बात कर रहा हूँ, पाई ड्यूरेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने जीरो से लेकर इसको पाई तक लिखे गया। और यहाँ पे वी एस, और वी एस का मतलब क्या है, वी एस मतलब इज नथिंग एस, वी एस को लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, राइट ना। तो मैंने यहाँ वी एस की वैल्यू पुट कर दिया, वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारा मैंने डिराइव कर रखा है, बट आपको बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उतना ही करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैंने वहाँ पे जब क्या कहते हैं रेगुलर कोर्सेज थे तो वहाँ काफ़ी डिटेल में बात कर रखी थी। तो यहाँ से हमने 2 पाई लिया और वी एम क्या हो गया मेरे पास कॉमन, तो मैंने वी एम को बाहर ले लिया। अब मैंने साइन का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। और कॉस ओमेगा टी के बाद मैं यहाँ पे रखूंगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अगर मैं इस माइनस को रिमूव करना चाहता हूँ तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दूँ। तो आपने लिमिट की एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि जैसे ही अगर आप ऐसा करते हैं, लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, लोअर को अपर लिमिट और अपर को लोअर लिमिट बनाते हैं, तो एक माइनस साइन सामने इंट्रोड्यूस हो जाता है और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो मैंने ये माइनस से रिमूव करने के लिए मैंने क्या सोचा कि अल्फा ऊपर लिख देते हैं और पाई को नीचे लिख देते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देता हूँ, तो वी एम अपॉन पाई। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, बस ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे आपसे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी की जगह पाई आ जाएगा, राइट। अगर मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ, कॉस पाई की वैल्यू, राइट, तो कॉस पाई इज इक्वल टू मुझे कितने मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो फाइनली मैं इसको रिजॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, वी एम, और वी एम के अपॉन में क्या बन गया, 2 पाई। 2 पाई के साथ यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा के साथ ये माइनस और कॉस पाई की वैल्यू -5, ठीक है। तो माइनस माइनस बिकम क्या हो जाएगा, प्लस। तो इन शॉर्ट में इसे क्या लिख सकता हूँ, वी एम अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई, और वी एम अपॉन 2 पाई के साथ क्या लिख सकता हूँ, कॉस, चलो ऐसे ना लिखते हुए इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस अल्फा। ये क्या हो गया भाई, मेरे पास एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल में क्या दिया रहता है, वो देते हैं आपको इनपुट का वोल्टेज, या तो मैक्सिमम वोल्टेज देते हैं या आरएमएस वोल्टेज देते हैं। अगर आरएमएस वोल्टेज दिया है तो आप मैक्सिमम वोल्टेज निकाल सकते हैं। साथ में वो देते हैं ट्रिगरिंग एंगल। तो ट्रिगरिंग एंगल मतलब क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और पूछते क्या है कि फॉर दी गिवन डेटा फाइंड दी एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज में रखना है क्या, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आपके पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा कि क्या आने वाला है। तो आप जस्ट ये फॉर्मूला याद कर लो। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे, जिस चीज के बारे में बोलेगा वो फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, राइट। तो आप उस तरीके से न्यूमेरिकल को भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। ये तो मेरे पास किसकी बात हो गई, एवरेज की बात हो गई। पर क्वेश्चन एवरेज के साथ दूसरा एक और आता है आरएमएस निकालने का। तो मैं आरएमएस के बारे में भी बात कर लेता हूँ कि आरएमएस कैसे निकाल सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आरएमएस वैल्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आउटपुट वोल्टेज का मुझे क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए। हाउ टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए तो मैं उसके पहले आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला समझाता हूँ किसी भी चीज का आरएमएस वैल्यू निकालने का, राइट। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट आर, अच्छा ये गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पे, है ना, आरएमएस, ठीक है। रूट, मीन और स्क्वायर, स्क्वायर करना है किसकी चीज का, मीन निकालना मतलब उसका क्या करना, एवरेज निकालना और उसका रूट लगाना। तो मैं क्या
मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मीन लिखना मतलब क्या हो गया, एवरेज वैल्यू लिखना, तो 1/t एज इट इज, और 0 से लेके t एज इट इज, स्क्वायर करना है, फंक्शन का स्क्वायर करना है, तो यहाँ जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो दिस इज अ फंक्शन, उसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे स्क्वायर, अब फिर बचा क्या, रूट, तो मुझे यहाँ इसका क्या लगाना है, रूट लगाना है, तो मैंने रूट लगा दिया, बस यही है। अब मैं इसी तरीके से सोचूं तो मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास सारी चीजें तो ऑलरेडी पता है, क्या पता है, 1/t मतलब क्या, 2 पाई मुझे मालूम है, राइट। फिर 0 से लेके टी मतलब क्या, 0 से लेके 2 पाई की बात कर दूंगा, 0 से लेके 2 पाई। फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास v0 ओमेगा टी, और v0 ओमेगा टी का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, इनटू क्या कर सकता हूँ, ओमेगा टी कर सकता हूँ, और इन सब का मुझे क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो फाइनली अगर मैं इस रेंज को फिर से अगर ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आपको प्रीवियस वाला फॉर्मूला याद होगा कि ये सिर्फ इसी ड्यूरेशन के लिए आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, बाकी ड्यूरेशन के लिए तो आउटपुट वोल्टेज है ही नहीं, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यही v0 ओमेगा टी इज इक्वल टू वी एस है। तो अगर मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर सकता हूँ, 1/2 पाई, 1/2 पाई के बाद मैंने क्या कर दिया, 0 से लेके यहाँ पर, सॉरी 0 से लेके बजाय अल्फा से लेके मैंने इसको क्या कर दिया, पाई ड्यूरेशन, और वी एस की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई एम का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूँ, इंटू मैंने इसका स्क्वायर कर दिया इंटू ओमेगा टी, और इन सब का क्या लगाना था, अंडर रूट, तो मैंने यहाँ पे इन सब का क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर सिंप्लीफाई क्या मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, वी एम स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अपॉन क्या कर दिया, 2 पाई कर दिया, राइट। फिर साइन, यहाँ पे मेरे पास 0 से लेके अल्फा का ड्यूरेशन है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या मैं लिख सकता हूँ, वो देखते हैं। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने अपॉन 2 लिख दिया। देन इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा टी एज इट इज हो जाएगा, और इसके साथ फिर से हम क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। नाउ अगेन फर्दर हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा, वी एम का स्क्वायर मिल जाएगा, अपॉन क्या मिल जाएगा, 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। 4 पाई बनने के बाद ये वाले ब्रैकेट के अंदर दो चीज बचेगी, एक बचेगा अल्फा से लेके पाई इंटू 1 इंटू ओमेगा टी, मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इंटीग्रल की मैं, और यहाँ पे फिर से अल्फा से लेके पाई के लिए दूसरा फंक्शन ले लूंगा, cos 2 ओमेगा टी ले लूंगा, और विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी की बात कर लेंगे, राइट। और इन सब के साथ क्या रहेगा, फिर से अंडर रूट, तो अंडर रूट लगाना मत भूलिएगा, राइट। नहीं तो अगर आपको अंडर रूट से बचना है तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, बाद में फिर आप बोथ साइड अंडर रूट लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ अगेन मैं, चलो अच्छा, कोई किसी को डाउट है तो कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ बोलो, कोई डाउट है। यस, कोई डाउट तो नहीं है ना, ओके। ओके तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर मैंने सपोज इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया, राइट, ये वाला मैंने कंप्लीट किया, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीएम है ना, और वीएम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई, और फिर यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पाई माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन, और साइन क्या मिलेगा, 2 ओमेगा टी अपॉन क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और इस पे मैं फिर से क्या लिमिट रखूंगा, अल्फा माइनस क्या रख दूंगा, पाई की रेंज रख दूंगा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और इन सब के साथ क्या हो जाएगा, फिर से अंडर रूट आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। नाउ फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब ये सिंपल इंटीग्रेशन चलते जा रहा है और कुछ नहीं, तो यहाँ पर मैंने वीएम का स्क्वायर कर दिया अपॉन क्या कर दिया, 4 पाई कर दिया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस एक ब्रैकेट लिया और पाई माइनस क्या कर दिया, अल्फा कर दिया माइनस, राइट। यहाँ पे अगर मैंने लिया तो 1/2 इज अ कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल दिया, और इसको क्या लिख सकता हूँ, अपर लिमिट मतलब साइन 2 पाई लिख सकता हूँ ओमेगा के प्लेस पर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2 अल्फा लिख देंगे, तो साइन 2 अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, और इन सब के साथ भी फिर से क्या लगा देंगे, हम अंडर रूट लगा देंगे, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, अंडर रूट में कर दिया। जैसे ही अब हम इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो साइन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो अगर साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है तो दिस माइनस इंटू दिस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये वीएम से वीएम स्क्वायर अपॉन क्या बन गया, 4 पाई, और यहाँ पर
यहाँ पर क्या बन गया पाई माइनस क्या बन गया अल्फा, और यहाँ पर प्लस क्या बन गया 1/2, और 1/2 के साथ क्या बन गया साइन 2 अल्फा, ब्रेकेट क्लोज, और इन सब के साथ फिर से हम क्या लगा देंगे 1/2, राइट। अगर आप अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो इन दोनों में से अंडर रूट हटा सकते हैं। जैसे अगर आपने अंडर रूट, अब जितना सिंप्लीफाई करना चाहो उतना कर सकते हो, बट अपना फाइनल आंसर आ गया, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वीएम यहाँ से क्या बनेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट पाई बचेगा। सिंपल इस वाले में बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई माइनस अल्फा आएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 के साथ क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा आ जाएगा, राइट। साइन 2 अल्फा आने के बाद इन सब का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ये अंडर रूट, और ये जो वैल्यू आई दिस इज नथिंग एज इट इज कॉल्ड एज अ आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू जो है वो बहुत रेयरली पूछी जाती है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है एवरेज वैल्यू। तो हमने आरएमएस वैल्यू का कैसे डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं वो कंप्लीट किया। नाउ बस कंक्लूजन की बारी है, तो मैं पूरा का पूरा कंक्लूड करता हूँ। पहला पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया है, 3 पार्ट हमें डिस्कस करने थे, बहुत क्विक रिवाइज करता हूँ। हमने पढ़ा सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर, और इसी का नाम है सिंगल फेस हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद आर लोड के बारे में डिस्कस किया। हमने उसका सर्किट डायग्राम बनाया, कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा। बेसिक पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमने उसकी वर्किंग डिस्कस करी। वर्किंग को हमने अंडरस्टैंड किया 2 मोड ऑपरेशन में, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, जहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के हमने 2 पार्ट बना दिए, 0 टू अल्फा और अल्फा टू पाई। पर पाई से लेके 2 पाई में हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रही थी, तो एससीआर ऑन नहीं हो सकता था, इसलिए हमने उसके 2 मोड नहीं बनाए, सिंगल मोड में उस चीज को एनालिसिस किया। वर्किंग के बेस पर हमने क्या बना दी उसकी वेवफॉर्म, और वेवफॉर्म के बेस पर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया उसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज, और एवरेज हमने आरएमएस आउटपुट वोल्टेज पता कर लिया। इन दोनों के बाद अगर गलती से आपके एग्जाम में करंट भी पूछ लिया जाए, सपोज आपको गलती से क्या पूछ लिया जाए करंट भी पूछ लिया जाए, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्या निकाल रखा, अगर पूछ रहा है कि एवरेज करंट भी बता दीजिए, अगर आपको एवरेज करंट बोल दिया तो आप क्या कर दीजिए, जो भी आपके पास एवरेज वोल्टेज आपने डिराइव किया है उसके अपॉन में क्या कर दीजिए आर कर दीजिए। पर करंट कभी पूछते नहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर आरएमएस करंट पूछ लिया जाए तो आप क्या कर दीजिए, जो आपका आरएमएस आउटपुट वोल्टेज आया है उसके अपॉन में क्या कर दीजिए आर कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो सिमिलर रहेगा, बस अब हम एक चीज को चेंज करेंगे, लोड कर देंगे, कौन सा इंडक्टिव। जस्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मुझे बस एक मतलब कंफर्मेशन चाहिए फ्रॉम योर साइड कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, है ना। आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, जस्ट यू कैन रिप्लाई चैट बॉक्स यस और नो, है ना। तो जो मतलब लाइव अटेंड कर रहे हैं, जो लोग रिकॉर्डेड सुनना चाहते हैं उनकी बात अलग है, बट जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ मैं। जस्ट रिप्लाई यस और नो। ओके तो रिप्लाई आया। तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। सिमिलर पैटर्न में चलेंगे, बिल्कुल अपना मतलब जैसा हमने अब तक जैसा डिस्कस किया वैसे ही डिस्कस करेंगे। भाई कुछ कुछ चीज़ें बदलने वाली है, अब कैसे बदलने वाली वो उस जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उस पर मैं फोकस करने वाला हूँ, राइट। तो 1 बाय 1 अगर हमने यहाँ पर वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैंने क्या करा, सिंगल फेस हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद आरएल लोड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड, आरएल लोड विदाउट, है ना। तो यहाँ पर दूसरी जगह से इसका नाम क्या आता है, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, ऐसा भी लिखा रहता है। अगर विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड बोलो या विथ आरएल लोड बोलो, बात एक ही, मतलब यहाँ पे कोई फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगा हुआ है। सर्किट डायग्राम अगर देखेंगे तो पूरा सर्किट डायग्राम एज इट इज है, ओनली वन चेंज इज हियर। यहाँ पर लोड रजिस्टिव नेचर का था, यहाँ इस रजिस्टिव नेचर की जगह आपने क्या कर दिया, एक रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव नेचर का लोड कनेक्ट कर रखा है। अगर रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव नेचर का लोड कनेक्ट कर रखा है तो आप पॉइंट क्या लिखेंगे, मैं बस यहाँ पे डायरेक्ट बोलते जा रहा हूँ, राइट ना। अगर आप जैसे प्रीवियस लिखा था वैसे ही लिखेंगे, एक फिक्स्ड एसी सप्लाई है एंड दिस फिक्स्ड एसी सप्लाई कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल डीसी सप्लाई, बट दिस इज नॉट अ प्योर डीसी सप्लाई, है ना, इट इज पल्सेटिंग नेचर, तो हार्मोनिकल कंपोनेंट तो इसमें मिलने ही वाले हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, वी आर कंसिडरिंग द रेफरेंस करंट डायरेक्शन, है ना, कैसे, जैसा हमने प्रीवियस लिखा था वैसे ही। वी आर कंसिडरिंग द रेफरेंस वोल्टेज पोलैरिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी आपने डिस्कस कर लिया। देन
नेक्स्ट पॉइंट में इनपुट सप्लाई इज अ सोर्स वोल्टेज Vs और Vs इज नथिंग एज सोर्स वोल्टेज इज अ AC और जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है Vm साइन ओमेगा t हो सकती है, राइट। तो नेचर ऑफ द लोड क्या है, तो नेचर ऑफ द लोड इज RL लोड है, राइट। तो हमने यहाँ पे नेचर ऑफ लोड भी बता दिया। दिस पॉइंट इज मोर देन इनफ एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, राइट। आप ये बता सकते हो और वी कैन यूज एनी काइंड ऑफ स्विच बट हियर वी आर यूजिंग द SCR, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ये तो आपने सारे बेसिक पॉइंट लिख दिए, सर्किट डायग्राम बना दिया। नाउ अगेन सेम थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑपरेशन। वर्किंग ऑपरेशन में बात करते हैं वर्किंग के बारे में, तो मोड 1 के बारे में बात करते हैं, राइट। तो इंटरेस्टिंग हमारे लिए मोड 1 होने वाला है, फिर उसके बाद मोर इंटरेस्टिंग होने वाला है मोड 2, राइट। तो मोड 1 ऑपरेशन मतलब क्या, अगर मैं जैसे ही मोड 1 ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक की बात करूंगा, 0 डिग्री से लेके पाई डिग्री के बारे में बात करूंगा, मतलब 0 से लेके पाई ड्यूरेशन के बारे में बात करूंगा। तो अगर 0 से लेके मैंने पाई ड्यूरेशन के लिए जैसे बात किया, तो सपोज आप क्या कर सकते हैं कि स्विच को ऑन भी कंसीडर कर सकते हो और स्विच को ऑफ भी कंसीडर कर सकते हैं। पर अभी सपोज 0 से ऑन किया, मैंने 0 से लेके पाई किया, तो 0 से पाई के पहले मैंने सबसे पहले क्या करा, इसको मोड 1 को एक और पार्ट में डिवाइड किया, मोड पार्ट ए में किया। तो पार्ट ए में क्या कर दिया, 0 से लेकर मैंने क्या कर दिया, अल्फा डिग्री के लिए इसको कंसीडर किया। तो 0 टू अल्फा डिग्री की अगर बात करूं तो फिर से क्या होगा, मैं सर्किट अगर नहीं बनाऊं तो मैं यहीं पर दिखाते जाता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस है और ये माइनस पोलरिटी, मतलब दिस एनोड इज पॉजिटिव, दिस कैथोड इज नेगेटिव। जब एनोड मेरा पॉजिटिव है और कैथोड मेरा नेगेटिव है तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ कि जो मेरा एनोड टर्मिनल है, दिस एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड क्या हो सकता है, जो मेरा विथ रिस्पेक्ट टू जो कैथोड टर्मिनल होगा, दिस कैथोड टर्मिनल विल बी नेगेटिव। मतलब यहाँ पे एज रिजल्ट मेरे पास जो SCR है वो SCR कहाँ पे आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। पर SCR ऑन नहीं हो सकता बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द गेट पल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फिर से क्या बोलेंगे कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा वो 0 आएगा। अब आउटपुट वोल्टेज 0 क्यों आया, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया तो नो करंट विल बी फ्लो। तो अभी मैंने ये टाइम बिंग के लिए आपको समझा रखा है कि आउटपुट जो वोल्टेज है वो 0 है। बाद में आउटपुट वोल्टेज 0 होगा नहीं होगा मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा, पर इसको अभी मैंने जो पॉइंट बोला है उसको याद रखना, मैं थोड़ी देर बाद इस पॉइंट को और कवर करने वाला हूँ, राइट। तो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, अब यहाँ पे मोड 2 पे मतलब मोड 1 के पार्ट बी पे चले गए। जैसे आप पार्ट बी पे गए है, तो पार्ट बी पे जाते ही आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर एनोड पॉजिटिव है, मतलब अल्फा से लेके पाई ड्यूरेशन की बात किया। तो अगेन वी आर सेइंग कि एनोड इज पॉजिटिव, नो डाउट एनोड इज पॉजिटिव है और जो आपका कैथोड टर्मिनल है इट विल बी नेगेटिव, कैथोड टर्मिनल नेगेटिव है। एज रिजल्ट क्या हुआ कि SCR कम्स टू दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड बट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के साथ साथ आपने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट को सप्लाई दे दी। जब गेट को सप्लाई दे दी तो इट कम्स टू दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कहाँ चला गया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला गया। आप इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में एग्जाम में प्रिपेयर जरूर करिएगा, राइट। तो मतलब क्या हुआ इस केस में, अब आपको मैं सर्किट के ऊपर बात करूँ तो ये वाला सर्किट रहा, राइट। तो जो मेरे लिए रिक्वायर्ड पॉइंट रहेंगे मैं इरेज करते जाऊंगा और इसी में बनाते जाऊंगा। तो ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ और यू आर प्रोवाइडिंग द गेट पल्स हियर। जैसे ही गेट पल्स दिया तो ये क्या कर जाएगा, ऑन कर जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा, मतलब करंट कैसा होगा, इस इंडक्टर में करंट जाएगा। और इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर में जब करंट जाएगा तो बस अब ये पॉइंट क्रिटिकल है तो इसको ध्यान से सुनना। तो स्विच विल बी ऑन। तो मैं ये सर्किट नीचे बना लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करा तो मैंने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया कि पहले वाले को तो मैंने अभी इसको रोक के रखा है ना, इसको वापस मैं आऊंगा इसको करेक्ट करने के लिए। तो आपने क्या कर दिया, अल्फा डिग्री से पाई डिग्री के ड्यूरेशंस में SCR को क्या किया, ट्रिगर किया। जैसे ही आपने SCR को अल्फा से लेके पाई ड्यूरेशन में ट्रिगर किया, SCR ऑन हुआ। SCR के ऑन होते ही जो आपके पास सर्किट बना वो कैसे बन गया, दिस इज योर सप्लाई, है ना, ये सप्लाई हो गई और सप्लाई का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। स्विच विल बी ऑन। तो ये रहा आपका थायरिस्टर, मतलब स्विच यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, ऑन हो गया। यू आर कनेक्टिंग दी लोड, और कौन सा लोड है ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, ताकि ये अगर समझ में आएगा तो बाकी वाला हम जो कंसेप्ट और पढ़ेंगे वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट। तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी इंडक्टर में करंट जब एंटर करता है तो यहाँ पर प्लस पोलरिटी और यहाँ पर माइनस पोलरिटी होगी, बट यहाँ पर आप एक पॉइंट लिखेंगे क्या, इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट द सडन चेंज ऑफ करंट, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडक्टर नॉट एक्सेप्ट, है ना,
चलो सडन नहीं लिखा मैंने, पास सडन भी लिखना चाहिए, ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ सडन, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। सडन चेंज, है ना, सडन नॉट चेंज, अच्छा नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड सडन चेंज, है ना, सडन चेंज ऑफ करंट। करंट के सडन चेंज को इंडक्टर कभी एक्सेप्ट नहीं करता, नो डाउट। पर थोड़ी देर बाद तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ऐसा मैंने नेटवर्क के अंदर भी आपको सिखाया था कि इंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो अपने सडन चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बट इंडक्टर में करंट ऐसा फ्लो होते जा रहा है, अब अल्फा से पाई ड्यूरेशन में इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर यहाँ पर एनर्जी को स्टोर कर लेगा, है ना, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा। तो दिस इज द इंडक्टर स्टोर दी एनर्जी। तो कब, अल्फा से लेके पाई ड्यूरेशन में उसने एनर्जी को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। सपोज स्मॉल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस होगा तो वो छोटी सी वैल्यू को, कम एनर्जी स्टोर करेगा। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस वैल्यू की, अगर हैवीली इंडक्टिव नेचर ऑफ लोड होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा और करंट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कीप रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहीं पर स्टूडेंट को समझने में डिफिकल्टी होती है किसी भी वर्किंग को। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मोड बी में गए, अल्फा से लेके पाई ड्यूरेशन के लिए हमने एनोड को देखा तो पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव था, गेट को सप्लाई दिया, एससीआर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आया। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया। तो सोर्स करंट कहाँ से, लोड करंट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो सोर्स करंट बिकम एज अ लोड करंट। जैसे ही करंट लोड में गया तो लोड का नेचर रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव नेचर था। तो रेजिस्टेंस ने तो हीट डिसिपेट किया बट इंडक्टर ने पहले सडन चेंज ऑफ करंट को एक्सेप्ट नहीं किया और थोड़ी देर बाद वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने लगा। जो उसकी कैपेसिटी थी वो अल्फा से लेके पाई ड्यूरेशन में उसने एनर्जी को स्टोर कर लिया। एनर्जी को स्टोर करना मतलब यहाँ पर वो क्या हो गया, इन शॉर्ट चार्ज हो गया। अगर चार्ज नहीं बोलना है तो आप उसे एनर्जाइज भी बोल सकते हैं कि इंडक्टर विल बी एनर्जाइज। तो जब आप लिखेंगे ना तो बस 2 से 3 लाइन ही लिखना जो मैंने अभी रिपीट करी है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मोर देन इनफ। सर्किट आपकी मर्जी बनाना है तो बनाइए, नहीं तो सर्किट को आप स्किप भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट प्रॉपर लिखिएगा बस, ठीक है, वर्किंग में। तो इंडक्टर ने यहाँ पे क्या कर दिया, एनर्जी स्टोर कर लिया। अगर इंडक्टर ने यहाँ एनर्जी स्टोर कर लिया है तो अभी मेरे पास क्या, वोल्टेज की पोलरिटी क्या थी, ये प्लस थी और ये माइनस थी, राइट ना। ये प्लस और ये माइनस अगर वोल्टेज की पोलरिटी है, अगर मैं इस ड्यूरेशन में आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, अगेन सोर्स वोल्टेज को। क्योंकि अगर केवीएल लगाए इस इक्वेशंस के अंदर तो केवीएल के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलने वाला है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट, कि हियर आउटपुट वोल्टेज फॉलो दी सोर्स वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, सोर्स वोल्टेज, अप टू दी कहाँ, पाई तक, अब टू दी पाई तक ये क्या करने वाला है, सोर्स वोल्टेज को फॉलो करने वाला है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट और मोड 2 ऑपरेशन पे चलेंगे। और मोड 2 ऑपरेशन अब क्या बताता है, हम उसके बारे में बात करते हैं, राइट ना। तो डिफिकल्ट मोड 2 भी नहीं है। तो मोड 2 मतलब क्या, हम बात करते हैं पाई से लेके 2 पाई ड्यूरेशंस के बारे में, राइट। आफ्टर पाई क्या हुआ, आफ्टर पॉइंट नंबर 1 ये हुआ कि ऑलरेडी योर इंडक्टर विल बी चार्ज्ड, है ना। इंडक्टर क्या था, चार्ज था। और किस पोलरिटी से इंडक्टर चार्ज था, पहले यही पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो एट अ पाई डिग्री, है ना, इंडक्टर इज चार्ज और इंडक्टर ऑलरेडी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। और कैसा चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। वंस द इंडक्टर विल बी फुल्ली चार्ज, तो वो जब फुल्ली चार्ज हुआ तो पाई से लेके 2 पाई में वो इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। इंडक्टर एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, या क्या बोलूंगा मैं, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, राइट ना। इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, राइट। और या फिर क्या बोल सकता हूं मैं इसे, अनएनर्जाइज्ड होगा। जब इंडक्टर अनएनर्जाइज रहता है तो वो यहाँ अपनी पोलरिटी को क्या करता है, बदल देता है। तो जहाँ पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो आपकी करंट की डायरेक्शंस अभी भी नहीं बदली। पहले भी आपने रेफरेंस करंट यही ले रखा था। अगर मैं आई नॉट की बात करूं तो आपका आई नॉट ऐसे ही जा रहा था, सर्किट डायग्राम को देखो, और अभी भी इंडक्टर की वजह से करंट ऐसे ही जा रहा है।
पर हुआ क्या, इस वजह से जो आपका लोड था, है ना, इस वजह से जो लोड था वो किसको एनर्जी देने लगा, वो सोर्स को एनर्जी देने लगा, राइट ना। लोड किसको एनर्जी देने लगा, सोर्स को एनर्जी देने लगा, मतलब दिस लोड वोल्टेज इज माइनस ऑफ क्या होने लगा, सोर्स वोल्टेज, अपोजिट काम हो गया। इस वजह से लोड वोल्टेज इस ड्यूरेशन में क्या हो गया, ये कब तक की बात कर रहा हूं, जब तक इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अ अल्फा टू सॉरी पाई से बीटा ड्यूरेशन मैंने कंसीडर कर लिया, राइट। तो इसका मोड 1 बन गया, मतलब क्या बन गया, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मोड 2 का ए पार्ट बन गया। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा आपको समझाने के लिए, राइट, क्योंकि मुझे पता है एक बार में समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मोड ए कहाँ तक हुआ, मोड ए मेरे पास रहा पाई से लेकर बीटा तक की बात कर दिया मैंने, राइट। तो अब मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ पूरे कंसेप्ट को। हुआ क्या कि जैसे आपने ड्यूरिंग दी अल्फा टू पाई में इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई, और जैसे पाई के बाद मतलब जब अल्फा से पाई खत्म हुआ, जैसे ही पाई आया तो पाई ड्यूरेशन में सोर्स क्या करने लगा, एनोड टर्मिनल नेगेटिव हो गया। जैसे जैसे पाई आएगा तो होगा क्या, पाई के आते ही यहाँ पर जो आपका एनोड टर्मिनल है, दिस एनोड टर्मिनल विल बी नेगेटिव, एंड जो कैथोड टर्मिनल है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस केस में ऐसा होगा तो जो आपका SCR है वो क्या रहेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, सॉरी है ना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग लिखना था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा तो वो हमेशा क्या करेगा, ऑफ करेगा। बट दूसरा कंसेप्ट देखो, ये तो नो डाउट ऑफ ही रहने वाला है, कितने ड्यूरेशन के लिए, पाई से लेके 2 पाई ड्यूरेशन में। बट दूसरी कंडीशन क्या हुई कि इस इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो स्टोर्ड एनर्जी अब रिलीज होना स्टार्ट हुई, और जब वो एनर्जी रिलीज हुई तो इंडक्टर ने अपनी पोलरिटी को बदल दिया, और जब इंडक्टर ने अपनी पोलरिटी को बदल दिया तो लोड ने सोर्स को एनर्जी देना स्टार्ट किया। और वो कब तक दिया, पूरे 2 पाई ड्यूरेशन तक के लिए नहीं दिया, बिटवीन पाई से 2 पाई में एक ड्यूरेशन थी, उस ड्यूरेशन के लिए तब आपका लोड वोल्टेज सोर्स वोल्टेज का क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, या सोर्स वोल्टेज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया है, राइट ना। तो ये सोर्स वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। बट आफ्टर पाई क्या होने वाला है, तो अगर मैं इसके बाद मोड 2 का क्या कर दूं, बी पार्ट लिखूं, तो मैं अगर बीटा से लेके 2 पाई ड्यूरेशन की बात करूंगा तो नाउ इंडक्टर इज रिलीज कंप्लीट एनर्जी। अगर इंडक्टर ने एक बार एनर्जी कंप्लीटली रिलीज कर दिया है और ये वाला स्विच आपके पास पाई से लेके 2 पाई के लिए पूरे ड्यूरेशन के लिए ऑफ था, तो अब सर्किट को कोई भी रन नहीं कर रहा है, नथिंग विल बी रन बाय दिस सर्किट। तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या बन गया, 0 बन गया, राइट। तो आउटपुट वोल्टेज क्या बन गया, 0 बन गया। बस इतना ही। अब अगर आप ध्यान से एक बात समझे तो आपको ये समझना है कि कब इंडक्टर चार्ज हुआ और कब इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ। जब इंडक्टर चार्ज हुआ तो वो जो सोर्स का करंट था उसको फॉलो कर रहा था, जब इंडक्टर डिस्चार्ज हुआ तो सोर्स के अपोजिट करंट को फॉलो करना स्टार्ट कर रहा था। जैसे इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद से लेके नेक्स्ट जब तक आपकी साइकिल हाफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है उतनी ड्यूरेशन के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, सर्किट को कोई ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है, अब इस स्टेटमेंट को आप मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा, और अगर आप चाहें तो ये जो मैंने चीजें बताई है उसको आप अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली मगअप कर सकते हैं, सर्किट भी बना सकते हैं, राइट ना। तो सर्किट भी बनाना चाहे तो सर्किट बना सकते हैं। पर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, मैं वापस से यहाँ आऊंगा तो मैं ये वेवफॉर्म के समय आपको समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा था। तो नाउ हियर वर्किंग इज ओवर, राइट, वर्किंग आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी हाउ टू ड्रॉ दी वेवफॉर्म। अगेन सेम थिंग, मुझे वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, तो वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए मेरा पूरा का पूरा वही साइकिल बना दिया मैंने, पूरे यहाँ पर इंटरवल्स बना दिए सारे के सारे, राइट। सारे इंटरवल्स बनाने के बाद शायद मुझे एक और इंटरवल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो इंटरवल भी बताऊंगा कि कैसे बनेंगे, राइट। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं। मतलब वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द गेट पल्स, हमने यहाँ पे कोई गेट पल्स नहीं दिया, तो गेट पल्स नहीं दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, एक स्पाइक। तो इस मूवमेंट पे मैंने अल्फा पे क्या कर दिया, गेट पल्स दिया। दिस इज द मूवमेंट जहां पर हमने गेट पल्स दिया। तो बिफोर गेट पल्स आउटपुट वोल्टेज विल बी 0, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 0।
जैसे ही मैंने उसको गेट पल्स दिया तो गेट पल्स देते ही मेरा आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो कर रहा था, सोर्स वोल्टेज को फॉलो कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करा दिया, सोर्स वोल्टेज को फॉलो करा दिया, राइट। फिर उसके बाद जब मेरा सोर्स वोल्टेज, तो मतलब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरा अल्फा से पाई वाला ड्यूरेशन है, बट यहाँ पर इन शॉर्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, इंडक्टर स्टोर एनर्जी, है ना, इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर लिया है, राइट। और जब इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर लिया तो यहाँ पे प्लस पोलरिटी और यहाँ पर क्या हो गई, माइनस पोलरिटी आ गई होगी। वो वर्किंग में भी मैंने बताया था, मतलब इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है। आफ्टर अ सम मोमेंट व्हाट हैपन, है ना, कुछ देर के बाद क्या होने वाला है कि पाई के बाद इंडक्टर क्या करेगा कि एनोड टर्मिनल नेगेटिव और कैथोड टर्मिनल पॉजिटिव बनने वाला है, राइट ना। तो मतलब अब जो आपका SCR है वो ऑफ होने वाला है, राइट। अगर SCR ऑफ होगा तो अब आउटपुट वोल्टेज 0 बनना चाहिए था, बट ड्यू टू द इंडक्टर, है ना, इंडक्टर की वजह से जितनी इंडक्टर में एनर्जी थी वो एनर्जी इंडक्टर अब क्या करेगा, रिलीज करेगा। वो भी किस मूवमेंट पे, पाई मूवमेंट पे एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो किसको करेगा, सोर्स की नेगेटिव वाली वेवफॉर्म को फॉलो करेगा, मतलब ये वेवफॉर्म को फॉलो करेगा। तो हमें नहीं पता कि वो कितनी देर तक, तो हमने वहां पर क्या करा, एक पाई से लेके 2 पाई के ड्यूरेशन में हमने कौन सा एक पर्टिकुलर एंगल कंसीडर कर लिया, बीटा कंसीडर कर लिया। तो हमने ये वाला बीटा बना दिया। तो मैं यहाँ पे हाफ बना दे रहा हूँ, आगे बाद में बना दूंगा, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि बीटा वाला एंगल बना दिया, पूरा का पूरा जो आपके पास बीटा एंगल था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेगा, इंडक्टर ये वाले ड्यूरेशन में, इस हाफ साइकिल में, है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ड्यूरेशन के लिए दिस इज माय बीटा पॉइंट, राइट। तो ये मेरे पास बीटा रहा, इसको एक्सटेंशन एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। बीटा से 2 पाई के बीच में इंडक्टर जब एनर्जी रिलीज कर देगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। अगेन एक साइकिल कंप्लीट हो गई। इट्स कीप रिपीटिंग मोड। अगर कीप रिपीटिंग मोड मतलब यहाँ से अगर ट्रिगर किया तो ठीक है, नहीं ट्रिगर किया तो आपके पास क्या होगा, ये वाली वेवफॉर्म ऐसी ही जाएगी। फिर से ये वेवफॉर्म, फिर से आपके पास चार्ज होगा, फिर यहाँ से जाके डिस्चार्ज करते जाएंगे आप, राइट। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपके पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस आपके पास चलता ही रहेगा, राइट ना। तो अभी मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से पूरा का पूरा वेव फॉर्म बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ साइकिल क्यों बोलता हूँ, इसका एक रीजन समझाता हूँ ताकि मैं कल फुल पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि मेरी एक साइकिल कहाँ हुई, यहाँ पर एक साइकिल में एक पल्स आई, जबकि आनी चाहिए थी 2 पल्स। आई एक पल्स, मतलब एक हाफ साइकिल आई, दूसरी हाफ साइकिल क्या हो गई, ओमिटेड हो गई ड्यू टू दी वर्किंग। तो इस वजह से इसको हाफ साइकिल बोलते हैं। अगर मैं हाफ साइकिल बोल रहा हूँ, हाफ वेव बोलते हैं। जब मैं फुल वेव पढ़ाऊंगा तो देखना दोनों वेव फॉर्म आ जाएगी कल में, ठीक है। तो आज हम ये वाली चीज को डिस्कस कर बताना था मुझे कि इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। तो ये सिंपल वर्किंग आपके पास ये होगी। बट मैं बात करता हूँ अब करंट की वेव फॉर्म कैसी होगी। भाई करंट की वेव फॉर्म सेम नहीं होगी। क्यों करंट की वेव फॉर्म सेम नहीं होगी, मैं आपको समझाता हूँ। बिकॉज आप ध्यान से देखो, क्या वोल्टेज की पोलरिटी बदली, है ना। यहाँ पर अगर आप मेरे इस पॉइंट को ध्यान से समझना, राइट ना, ये पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल भी है समझने, पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मेरी ये रेफरेंस की पोलरिटी थी, दिस इज माय रेफरेंस पोलरिटी, राइट। अब मैंने अगर ये रेफरेंस पोलरिटी कंसिडर कर रखा है, और जब मेरे पास इंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जब मैं इंडक्टर की बात, एक मिनट दीजिएगा ना, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इंडक्टर की बात करता हूं, यस, अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो यहाँ इंडक्टर में प्लस पोलरिटी है और यहाँ माइनस है, और मेरी रेफरेंस भी यही है, मतलब ठीक है, मतलब जैसा मैंने एज्यूम किया था वैसा था, इसलिए अभी ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब मेरा इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है तो मेरी रेफरेंस पोलरिटी क्या थी, मेरी रेफरेंस पोलरिटी थी ऊपर वाली प्लस, ये वाला प्लस था और ये वाला माइनस था। पर अब पोलरिटी कैसी बन गई, ये माइनस और ये क्या बन गया, प्लस बन गया, राइट ना। तो पोलरिटी अपोजिट हो गई, यहाँ पर पोलरिटी, रेफरेंस पोलरिटी अपोजिट हो गई। तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था। पर करंट, यहाँ पर भी करंट इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था, रेफरेंस को, और यहाँ पर भी करंट रेफरेंस को ही फॉलो कर रहा है। अगर दोनों में करंट रेफरेंस को फॉलो कर रहा है तो करंट नेवर नेगेटिव। और वैसे भी आपको पता है कि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर प्रोवाइड अ कांस्टेंट करंट,
इंडक्टर कभी भी करंट की डायरेक्शंस को नहीं बदलता, वो वोल्टेज की पोलरिटी को बदलता है ड्यूरिंग द चार्ज और ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। आप चाहें तो ये पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको हमेशा मतलब ऐसे सोचिए कि ये थंब रूल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, राइट। कभी भी इंडक्टर अपनी पोलरिटी बदलता है बट अपने करंट की डायरेक्शन को नहीं बदलता, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इट्स प्रोवाइड अ कांस्टेंट करंट। तो कई लोग वेवफॉर्म करंट की जब वेवफॉर्म बनाते हैं तो वो करंट की वेवफॉर्म को भी नेगेटिव बनाते हैं। अगर आप ध्यान से आप देख पा रहे हो तो देखो मेरे यहाँ पर इंडक्टर की वेवफॉर्म पॉजिटिव है वोल्टेज की वेवफॉर्म, और यहाँ पर करंट है जो मेरी पोलरिटी को भी जस्टिफाई कर रहा है, राइट ना। तो ये पॉइंट तो मैंने समझाया, बट मुझे अब करंट की वेवफॉर्म समझाना था कि करंट की वेवफॉर्म कैसे बनने वाली है। तो करंट की वेवफॉर्म मतलब क्या, जब तक इंडक्टर चार्ज हो रहा है मतलब करंट एक्सपोनेंशियली राइज कर जाएगा, और जैसे ही इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जिस मोमेंट पे इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर कहाँ हो रहा है, डिस्चार्ज कितने ड्यूरेशन में हो रहा है, ये तो मैं इसको स्केल से खींच देता हूँ पहले, ठीक है। तो पहले इसको ही लेते हैं और स्केल से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बीटा वाला पॉइंट, राइट। तो बीटा वाला पॉइंट, तो उस ड्यूरेशन में इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो मैं इंडक्टर को डिस्चार्ज कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अब एक्सपोनेंशियली क्या कर जाएगा, डिकेइंग कर जाएगा। तो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर होना चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियली डिके, अब देखो करंट आपका नेगेटिव नहीं हुआ, राइट। अब इस मूवमेंट के बाद क्या है, इस मूवमेंट के बाद तो आपका करंट मतलब ना वोल्टेज है ना करंट है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला ड्यूरेशन क्या है, ये एक्सपोनेंशियल नेचर है, ये इंडक्टर का चार्जिंग बिहेवियर है या एनर्जी स्टोरिंग बिहेवियर है, और ये इंडक्टर का क्या है, एनर्जी रिलीजिंग वाला बिहेवियर है, राइट ना। फिर उसके बाद कीप रिपीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अगर इसके बाद देखूँ तो ये वाली वेवफॉर्म ऐसे हो जाएगी, फिर से एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, फिर एक्सपोनेंशियली डिके करना स्टार्ट करते जाएगा। तो ये आपकी किसकी, करंट की वेवफॉर्म बन जाएगी। अब मैं आपको थायरिस्टर की वेवफॉर्म बनाना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है, आपको एग्जाम में थायरिस्टर की वेवफॉर्म नहीं आती है वोल्टेज की और करंट की। बाकी बचे हुए टाइम में अब हम क्या करते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है और आरएमएस वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। तो मैं इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू के डेरिवेशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, राइट। तो ये रहा अब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का। तो आपको जो फंडामेंटल मैंने सिखाया वही फंडामेंटल अब यहाँ पे काम आने वाला है। कौन सा फंडामेंटल, हमने जब इस आर लोड के लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कहाँ है वो देखते पहले, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन। अगर यही जनरलाइज फार्मूला आपके काम का है, अब देखो मैं यही जनरलाइज फार्मूले को यूज करता हूँ, पर उसके पहले वेवफॉर्म पे चलता हूँ। वेवफॉर्म के बेस पे डिसाइड करने वाले हम, राइट। तो हुआ क्या, 0 से अल्फा एक ड्यूरेशन, आउटपुट वोल्टेज विल बी 0, बट अल्फा से पाई आउटपुट वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, पाई से बीटा आउटपुट वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली अल्फा से लेकर पाई से लेकर बीटा मतलब एक ही रेंज बन गई, अल्फा टू बीटा। आउटपुट वोल्टेज कैसा है, आउटपुट वोल्टेज लाइक अ सोर्स वोल्टेज है। देखो ये आउटपुट वोल्टेज इज लाइक अ सोर्स वोल्टेज, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज बन जाएगा, राइट। फिर बीटा के बारे में बात करते हैं। बीटा के बाद आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 और मेरी साइकिल क्या है, 2 पाई है। तो मैं 2 पाई के बारे में ही बात करूंगा, उससे ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इस वाले फंक्शन को लिखना चाहूँ, अब मैं इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, राइट ना। तो अगर मैं मैं पहले ये चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सपोज मैं क्या निकालना चाहता हूँ, आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, और भी आउटपुट वोल्टेज किसका फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए, वो भी आउटपुट का एवरेज वोल्टेज, सबसे ज़्यादा एवरेज। अब मैं दूसरी बात एक और बता दूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब बी पार्ट जो मैं कर रहा हूँ आज का वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, राइट, आता ही आता है भाई, ठीक है। तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिया, तो आउटपुट वोल्टेज लेने की वजह से क्या पहले पाई की बात हो गई, तो मेरा ड्यूरेशन क्या है, 2 पाई है। 2 पाई के बाद यहाँ पे रेंज, तो मैं यहाँ 0 से लेके पाई की बात करूंगा, ठीक है। तो 0 से लेके मैंने 2 पाई की बात किया, तो 0 से लेके 2 पाई मेरे कितने इंटरवल में टूटा, 0 से लेके अल्फा,
अल्फा से लेके बीटा, और बीटा से लेके मैं कहाँ चला गया, 2 पाई पे चले गया। जब मैं अल्फा से यहाँ था तो आउटपुट वोल्टेज जीरो था, यहाँ आउटपुट वोल्टेज जीरो था, यहाँ आउटपुट वोल्टेज लाइक का सोर्स वोल्टेज था, है ना। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा वी नॉट है, मतलब वेव फॉर्म से मैंने ये इक्वेशंस लिखी हुई है। तो मैं इसको सिर्फ क्या करूँ, बेटर ऑप्शन है कि इसकी रेंज क्या कर दूँ, अल्फा से बीटा लिख दो, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, सोर्स वोल्टेज, मतलब वी एम साइन ओमेगा टी है, तो वी एम साइन ओमेगा टी, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करना है। अगर इसमें कांस्टेंट की बात करूं तो वी एम बाहर निकल गया। देखो अब मैंने लास्ट टाइम आपको कंसेप्ट समझाया था, इस वजह से थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो कल आपको दिन भर का टाइम मिलेगा, आप ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद अगर कुछ डाउट आता है तो आप ग्रुप पे चैट करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट कर सकते हो और ऐप वाले ग्रुप पे भी चैट कर सकते हो। मैं आपको वहीं पर क्या करूँगा, उसका सोल्यूशन दे दूंगा, राइट, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। बट एक कंडीशन हमेशा याद रखना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको कल दिन भर में 1 घंटा देखकर रिवाइज जरूर करना, प्रॉपरली रिवाइज करना, लिखना कैसे, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या समझाया, कुछ डाउट तो नहीं है, ये सब चीज़ें जरूर क्लियर करना, ठीक है। क्या कि मैं ये चाहता हूँ कि 10 दिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट ना। मतलब आप पेपर के लिए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर के दिन सिर्फ आपको रिवाइज करना है, राइट। इस तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपको रोज 1 से 1.5 घंटा सुबह देना पड़ेगा, ठीक है। डाउट आपके जो भी रहेंगे चैट पे जाइए और आप मुझे पूछते जाइएगा, ठीक। तो अगर मैंने इस तरीके से लिया तो यहाँ पर साइन, तो साइन का अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब मैंने कुछ स्टेप आज यहाँ थोड़ा फास्ट इसलिए किया क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने कभी किया था, तो इसको मैंने अल्फा से बीटा बोल दिया। अब मैं इस रेंज को क्या कर सकता हूँ, माइनस को करने के लिए अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या बना सकता हूँ, अपर लिमिट बना सकता हूँ। तो इट्स बिकम नेगेटिव बिकम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया, तो माइनस मेरा यहाँ से क्या हो गया, वेनिस हो गया, जब मैंने अल्फा को ऊपर और बीटा को नीचे लिख दिया। अब मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, वी एम, और वी एम के साथ में क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा माइनस क्या लिखूंगा, कॉस बीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एवरेज आउटपुट वोल्टेज। मैंने वो, आप चाहें तो पूरी एक एक रेंज करके इसको लेंदी कर सकते हैं, है ना। नोट्स में आपको पूरा लेंदी वे में भी मिल जाएगा, बट आपका यही एक्सप्रेशंस है। जब क्वेश्चन आता है इस पे न्यूमेरिकल, तो इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आर लोड पे, ठीक है। बट अगर इस पे पूछेंगे तो वो एक्सटेंशन एंगल देंगे न्यूमेरिकल में, तब आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज बता पाओगे, अदरवाइज आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज नहीं बता पाओगे, राइट। अब मैं दूसरे वाले एक्सप्रेशंस के ऊपर चलता हूँ, है ना। अगर सपोज इसी में आपको एक और पूछ लिया कि ऑल्सो फाइंड द एवरेज करंट एक्सप्रेशन, है ना। तो अगर एवरेज करंट एक्सप्रेशन किया तो अब यहाँ पे लोड क्या है, आर एल नेचर ऑफ लोड है। तो आपने जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाला है उसके साथ क्या कर देना, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस और एंगल ऑफ थीटा कर देना। मतलब इम्पिडेंस मतलब क्या, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और थीटा मतलब टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, बट जनरली ये नहीं पूछा जाता, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे दूसरा कभी एक्सप्रेशन गलती से क्या कर दे, आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए बोल दे। अगर मुझे आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज निकालने बोला तो हमें कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जो हमने अब तक पढ़ा उसी वाले पोर्शन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है बड़ा सिंपल होने वाला है, पर वो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो अगर मैं इस तरीके से इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ वो देखता हूँ। पहली बात कि मुझे क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो पहले तो मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, जो मैंने एवरेज में लिखा है वही मेरे पास क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। और उसका मुझे क्या करना है, जो भी फंक्शन आया उसका स्क्वायर करना है। तो मैंने उस फंक्शन का यहाँ स्क्वायर कर दिया, इंटू ओमेगा टी लिख दिया, और ये जो आया है उन सबका अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट ना लेते हुए मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ, ताकि बार बार अंडर रूट लगाने में काफी टाइम लगता है, तो बाद में मैं लास्ट में उसको चेंज कर दूंगा, राइट ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 पाई कर दिया। 2 पाई के बाद क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो वीएम है उसका स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया। साइन का मैं इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, साइन स्क्वायर का, तो मैं साइन का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, अपॉन में क्या लिख दूंगा, 2 लिख दिया। तो अपॉन में 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी लिख सकता हूँ। देन नेक्स्ट फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वीएम का स्क्वायर आ जाएगा। वीएम का स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, 2, और 2 की जगह मैं अब यहाँ पे क्या कर दूं, बाहर लिख दिया 2, तो ये आ गया 4 पाई। अब 4 पाई के साथ मैं इसको सेपरेट लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
अल्फा से बीटा, और यहाँ पे 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी, माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा, अल्फा से बीटा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉस 2 ओमेगा टी लिख दूंगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा टी, और इसके बाद में एक ब्रैकेट लगा दूंगा। फिर सिंप्लीफाई करूंगा तो वीएम स्क्वायर अपॉन क्या कर दूंगा, 4 पाई, 4 पाई के बाद ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, तो अपर लिमिट इज बीटा, लोअर लिमिट इज अल्फा, तो यहाँ पे क्या गया, बीटा माइनस अल्फा। इसको एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अगर इसका क्या, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, है ना, और साइन इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, है ना, साइन के साथ क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कॉस का साइन हो गया, और यहाँ पे अल्फा, और यहाँ बीटा, ये हो गया मेरे पास बीटा, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वीएम स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4 पाई। देखो सिमिलर चल रहा है, बस रेंज बदलने की वजह से ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो यहाँ बीटा से अल्फा आ गया, माइनस, है ना, यहाँ से 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, फिर से अपर लिमिट रखी, तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, साइन 2 बीटा आ जाएगा, माइनस क्या, लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया, साइन 2 अल्फा आ गया, तो मैंने साइन 2 अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, राइट। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये स्क्वायर था तो इसका बोथ साइड अंडर रूट ले लूंगा, तो बोथ साइड अंडर रूट ले लूंगा, तो अभी जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बस अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वीएम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बनेगा 2, और अंडर रूट क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 2 अंडर रूट पाई के बाद ये जो पूरा पोर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, तो दिस इज बीटा माइनस अल्फा और माइनस 1/2, है ना। आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन पूछने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट अगर होंगे तो मैंने आपको जो लॉजिक बताया उस बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू। बट अगर उसमें आपको आरएमएस करंट भी पूछ ले, तो आपको आरएमएस करंट पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं, जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आया है आरएमएस, वही आप आरएमएस वोल्टेज को लिखेंगे, और यहाँ पे इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ थीटा लिखेंगे। जहाँ पे इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड बताएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस क्या बता देंगे, एक्सएल का स्क्वायर बता देंगे, और थीटा क्या बताएगा, थीटा बताएगा टेन इनवर्स ऑफ दी एक्सएल बाय आर, क्योंकि यहाँ पे लोड का नेचर क्या है, आरएल नेचर है, तो करंट आपके पास आ जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, राइट। तो अभी जो जिनने अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट डाला है, फिर उसको एक बार चेक करते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हाँ बोलो, यस कुछ क्वेश्चन है? हेलो हेलो। हाँ कुछ क्वेश्चन है? सर वो वीएम स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट पाई कैसे होगा सर? कौन सा वीएम स्क्वायर? आरएमएस का सर। अच्छा ये है क्या? देखो भाई यहाँ पे स्क्वायर चल रहा था, राइट। हाँ अब यहाँ से स्क्वायर हटाया, मतलब इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया। मैं अगर इसका अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, और 4 का अंडर रूट 2, और पाई का नहीं हो सकता, इसलिए अंडर रूट पाई। ठीक है। ठीक है, और सर उधर पूरे ब्रैकेट को 1/2 लगाने पूरे तो वो भी नहीं, अब मैंने अंडर रूट लगा दिया ना 1/2 के बजाय, और इधर स्क्वायर कर नहीं दिया। सर ऊपर में। कहाँ, यहाँ पे बोल रहे, यहाँ हाँ नहीं। देखो यहाँ क्यों नहीं लगाना बाकी, क्योंकि मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया है। अगर मैं स्क्वायर नहीं लिखूंगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक। वो पिछले वाले में नहीं लिखा था, ठीक है, तो वो उस वजह से वैसा किया, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। तो मैं ना पूरा इस वाले क्वेश्चन को एक बार क्विक रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैं आपको इसका एक की पॉइंट आपके दिमाग में डाल देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा समझना है। अब क्या लिखा है, सिंगल फेस हाफ वेव, क्वेश्चन आएगा हाफ वेव कन्वर्टर या हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर या हाफ वेव कन्वर्टर विथ आरएल लोड, या लगेगा विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड। हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, रेफरेंस करंट क्या है, रेफरेंस वोल्टेज क्या है, सोर्स वोल्टेज क्या है, लोड कौन सा लगा हुआ है, सर्किट कैसा दिख रहा है, ये सारी चीज़ें बता देंगे हम। देन वर्किंग पे चलेंगे। वर्किंग में हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से लेके अल्फा के बारे में बात करेंगे, अल्फा से लेके पाई के बारे में बात करेंगे, राइट। फिर उसके बाद पाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वहाँ पे एक बात याद रखेंगे, जब इंडक्टर है मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होता है। जब डिस्चार्ज होता है तो वो पूरे ड्यूरेशन मतलब पाई से 2 पाई में डिस्चार्ज नहीं होता, वो पाई से 2 पाई के किसी बीच के इंटरवल तक में डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज स्मॉल
स्मॉल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस की वैल्यू लगी हुई है, लार्ज वैल्यू होती तो बात अलग होती, राइट ना। तो हमने क्या कहते हैं, वहां पे कभी लार्ज इंडक्टिव लोड के लिए नहीं आता, अगर लार्ज इंडक्टिव लोड के लिए आया तो आप लिख देना डिस्चार्जिंग, बट करंट की वेव फॉर्म वहां पर मत बनाना, करंट की वेव फॉर्म को एक कांस्टेंट करंट लाइन रिप्रेजेंट कर देना, राइट। फिर यहाँ बीटा से लेके 2 पाई का ड्यूरेशन बताएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप वेव फॉर्म बनाएंगे, वेव फॉर्म बनाने का वेव फॉर्म के बेस पे आउटपुट वोल्टेज मतलब एवरेज और आरएमएस वोल्टेज आप जरूर कैलकुलेट करेंगे, और दिस पोर्शन विल बी कंप्लीटेड। बट अगेन आई विल रिपीट वन थिंग, है ना, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हाफ वेव हो, चाहे फुल वेव हो, चाहे वो सेमी कंट्रोल कन्वर्टर हो, आर एल लोड ही पूछते, क्योंकि स्टूडेंट आर मोर कंफ्यूज इन इंडक्टर चार्जिंग एंड इंडक्टर डिस्चार्जिंग, राइट, इस वजह से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और वो बड़ा सिंपल पॉइंट है, हम अब इसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा देंगे। तो आपको सारा कंसेप्ट पता है आर एल लोड का, मैं फ्रीव्हीलिंग डायोड के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। तो मेरे थर्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा टॉपिक जो टारगेट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सिंगल फेस हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद आर एल लोड, है ना, विद आर एल लोड, और विद क्या वो लिखा है मैंने, फ्री व्हीलिंग डायोड, एक फ्री व्हीलिंग डायोड है। तो मैं आपको फ्री व्हीलिंग डायोड का पर्पस पहले ही बता देता हूँ। द पर्पस ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड क्या, इट्स प्रोवाइड दी फीडबैक पाथ, ये क्या कर रहा है, या आप क्या बोल सकते हैं, इट्स प्रोवाइड दी, जो भी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड हो रही है उस एनर्जी को क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करके देता है, या ये क्या इसका काम क्या, या आप ऐसे बोलो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है या पाथ प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल में, है ना। ये क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। कौन सा पाथ प्रोवाइड करता है, जो भी लोड की स्टोर्ड एनर्जी होती है वो सोर्स की तरफ ना जा सके, सोर्स की तरफ ना जा सके, वो वाले पाथ को प्रोवाइड करने का काम क्या करता है, फीडबैक या फ्रीव्हीलिंग डायोड करता है। तो पूरा सर्किट एज इट इज था, सिर्फ आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट कर दिया, लोड के पैरेलल में हम एक डायोड कनेक्ट कर देते, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो आर एल लोड विद फ्रीव्हीलिंग डायोड हो जाता है। अगर ये नहीं कनेक्ट होता तो वो विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड होता है। रेस्ट ऑफ द बेसिक पॉइंट आर सेम, मैं यहाँ फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एसी डीसी में कन्वर्ट होगा, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट होगा, रेफरेंस करंट होगा, आउटपुट में जो होगा रेफरेंस वोल्टेज होगा, सोर्स वोल्टेज क्या है, सोर्स करंट क्या है, ये बेसिक पॉइंट हमारे एज इट इज ही रहेंगे। लोड जो रहेगा वो आरएल है, बट यहाँ पे जो उसके साथ हमने क्या कर रखा है, पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट कर रखा है, दैट डायोड इज कॉल्ड एज अ फ्रीव्हीलिंग डायोड, एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड इज प्रोवाइड द पाथ टू फ्लो द करंट, लोड का करंट सोर्स पे ना जा सके, इट्स ब्लॉक द लोड करंट टू सोर्स करंट, लोड से सोर्स के करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, राइट, ये उसको रोकने का काम करता है। ये पॉइंट आपको एडिशनली ऐड करना है। सेम वर्किंग यहाँ पे दो मोड ऑपरेशंस में होगी, ड्यूरिंग द पॉजिटिव और ड्यूरिंग द नेगेटिव। तो नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव मोड ऑपरेशन। पॉजिटिव मोड ऑपरेशन मतलब कीप रिपीटिंग, वही वाला कंसेप्ट है, जीरो से लेके पाई की बात करेंगे। अगर जीरो से लेके मैंने पाई ड्यूरेशंस की बात किया, तो जीरो से पाई में क्या होगा कि एनोड टर्मिनल पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड टर्मिनल। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आई थिंक सो इतनी दो बार लिखते लिखते आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बट आप चाहे तो नोट्स में लिखा हुआ है, बट आप फिर भी इस चीज को समझना, राइट, कि एनोड क्या होगा, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। बट इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द गेट पल्स, अगर आपने गेट पल्स नहीं दिया तो ये कुछ नहीं होगा। तो मतलब फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे मोड ए का बनाना पड़ेगा इसका। तो मोड ए अगर मैंने बनाया, मतलब जीरो से लेकर कहां तक की बात करूंगा, अल्फा में, तो मेरा एससीआर क्या होगा, यहाँ पर ऑफ रहेगा। दिस ड्यूरेशन एससीआर विल बी ऑफ। व्हाई एससीआर विल बी ऑफ, यू नो वेरी वेल कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दी गेट पल्स। अगर एससीआर ऑफ रहेगा तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो जीरो रहेगा, और सिमिलरली मेरे पास जो आउटपुट करंट आएगा वो जीरो आएगा। अगर आपको मोर डिटेल में ये वर्किंग फॉलो करना है तो आप आर लोड का मोड वर्किंग ऑपरेशन देख लो, वो बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही काम कर रहा है, राइट। अब आपने क्या कर दिया, मोड है ना, मोड वन से कहाँ चले गए, वन के बी पार्ट पे चले गए। वन के बी पार्ट में आपने अल्फा से लेके पाई ड्यूरेशन की बात की, आपने एससीआर को क्या कर दिया, गेट पल्स दे दिया, तो एससीआर क्या हो गया, ऑन हो गया। एससीआर ऑन हो गया, बट आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड अभी क्या है, ऑफ है। अब फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑफ है, पर जब एससीआर ऑन है तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडक्टर है, अच्छा ये अलग से सर्किट डायग्राम करके कॉपी हो गया है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, है ना, यहाँ से गायब करना पड़ेगा ना मुझे इसको।
एक मिनट देना, ये नहीं तो स्पेस खाएगा ये बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, डन। ठीक है, तो अभी हम, ओके ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अल्फा से पाई में वही होगा, तो यहाँ पर फिर से वही बात, इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर कर देगा। इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर दिया। अब इंडक्टर जब एनर्जी स्टोर करेगा तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पोलैरिटी हो जाएगी, राइट। तो इंडक्टर ने जैसे ही एनर्जी स्टोर किया तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट द सडन चेंज ऑफ करंट। तो ये भी हो गया, इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट द सडन चेंज ऑफ करंट। बट अब क्या हो गया, स्विच ऑन हुआ था तो जो सोर्स वोल्टेज है और वही क्या होगा, आपका लोड वोल्टेज होगा। तो लोड वोल्टेज विल बी फॉलो दी सोर्स वोल्टेज। तो लोड वोल्टेज किसको फॉलो करने वाला है, सोर्स वोल्टेज को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके बाद मैं चलता हूँ कहाँ पर, मोड 2 पे। मोड 2 मतलब मैं पाई से लेके किसकी बात कर रहा हूँ, 2 पाई ड्यूरेशन में यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट होगा। पाई से 2 पाई ड्यूरेशन की जैसे मैंने बात किया, तो पाई के बाद आफ्टर पाई पे जब फ्रीव्हीलिंग डायोड नहीं लगा था, तो फ्रीव्हीलिंग डायोड के नहीं लगने की वजह से इंडक्टर अपनी एनर्जी को कहाँ कर रहा था, सोर्स को डिलीवर्ड करना स्टार्ट कर रहा था। बट ड्यू टू दी, मैंने ये लाइन फिर से दोबारा बोलना है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जब हमारे पास फ्रीव्हीलिंग डायोड नहीं लगा हुआ था, जब हम बी पोर्शन कर रहे थे, जब आरएल लोड लगा हुआ था, तो इंडक्टर अपनी एनर्जी किसको दे रहा था, सोर्स को दे रहा था। अब यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा होने की वजह से जब इंडक्टर अपनी पोलैरिटी, मतलब क्या होगा कि अल्फा से, मतलब यहाँ पे ऐसे बोल दीजिए, आफ्टर पाई ड्यूरेशन है ना, एट द रेट पाई ड्यूरेशन, एट द रेट पाई ड्यूरेशन क्या हो रहा है, एट द पाई ड्यूरेशन पे क्या हुआ कि इंडक्टर ने एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट किया। और जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा तो इट्स चेंज देयर पोलैरिटी, और क्या रखेगा, करंट की डायरेक्शन सेम रखेगा। मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस बन जाएगा, और पहले क्या था, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। तो इस वजह से ये जो करंट है यहाँ पे जाएगा। तो ये फ्रीव्हीलिंग डायोड का एनोड टर्मिनल ये रहा और कैथोड टर्मिनल ये रहा। तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इट टेक्स अ दिस पाथ, तो यहाँ पर एक पाथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इंडक्टर की एनर्जी है वो थ्रू दी फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो वो सोर्स को एनर्जी डिलीवर नहीं करेगा। तो आप जो आपने प्रीवियस वाला सर्किट लिखा था उसमें एक लाइन चेंज क्या करेंगे वो बताता हूँ। इसमें आप एक लाइन चेंज करेंगे, एट पाई डिग्री, एट पाई डिग्री जो आपके पास इंडक्टर है, इट स्टार्ट दी रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। इंडक्टर क्या कर रहा है, स्टार्ट दी रिलीजिंग ऑफ एनर्जी एंड इट चेंज द पोलैरिटी बट डज नॉट चेंज द करंट डायरेक्शन, एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड कम्स टू दी फॉरवर्ड बायस, राइट। फॉरवर्ड बायस में होगा तो दिस इंडक्टर रिलीज एनर्जी थ्रू दी फ्रीव्हीलिंग डायोड, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी नेगेटिव स्पाइक्स। तो जब ऐसा नहीं मिलेगा तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। दिस ड्यूरेशन आउटपुट वोल्टेज बिकम एज अ जीरो, राइट। ये स्टेटमेंट आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में भी मिल जाएंगे कि कैसे कैसे मैंने लिखी हुई है, राइट। पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या हो रहा है कि एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई डिग्री पे इंडक्टर स्टार्ट रिलीजिंग द एनर्जी, है ना। वंस द इंडक्टर स्टार्ट द रिलीजिंग एनर्जी इट्स चेंज द पोलैरिटी बट डज नॉट चेंज द करंट डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शंस को ये चेंज नहीं करेगा, राइट। तो इट चेंज द वोल्टेज पोलैरिटी बट as result the freewheeling diode comes to the forward bias, so the freewheeling diode provide the path to release the inductor energy, so source एंड लोड आर डिस्कनेक्टेड। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लोड है वो सोर्स से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। पर जब फ्रीव्हीलिंग डायोड नहीं लगा था तो वही लोड क्या कर रहा था, सोर्स को एनर्जी देना स्टार्ट कर रहा था। जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो दिस ड्यूरेशन द आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगा, आपके पास जीरो मिल जाएगा, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी वेवफॉर्म डायग्राम। अब हम कहाँ चलते हैं, वेवफॉर्म डायग्राम में। अब मैं आपको वेवफॉर्म डायग्राम का एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, है ना, कि अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेवफॉर्म भी बना सकता हूँ, पर मैं आपको उसका एक सिंपल एक लॉजिक समझाता हूँ। वेवफॉर्म डायग्राम
जाएगा आर सेम एज अ आर लोड, क्या हो जाएगा, एक सिंपल पॉइंट, वेवफॉर्म आर सेम एज, है ना, सेम एज आर लोड। आर लोड की जैसी आपने आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाई थी, करंट की वेवफॉर्म बनाया था, करंट की तो बनाना, करंट की वेवफॉर्म सेम नहीं रहेगी, सॉरी, बट आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, क्योंकि इंडक्टर नेचर है तो वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग और डिकेइंग नेचर ही दिखाना स्टार्ट होगा। पर मैं यहाँ पर आपको वेवफॉर्म बना के दिखा देता हूँ, पर सेम एज होगा। यहाँ पर क्या हुआ, जीरो हुआ, राइट, यहाँ पर क्या हुआ, कोई जीरो हुआ, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट वोल्टेज मिला। अब कोई नेगेटिव स्पाइक्स क्यों नहीं आए, क्योंकि फ्रीव्हीलिंग डायोड ने गायब कर दिया है, तो ये कहाँ चला गया, स्ट्रेट लाइन की तरफ चला गया। फिर से यहाँ पर आपने पल्स दिया, ठीक है, पल्स देने के बाद फिर से यहाँ से ट्रिगर हुआ, तो ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, बट रिलीज यहाँ पे हो गई, वो भी शॉर्ट सर्किट पाथ होने की वजह से बहुत कम ड्यूरेशन में हो गया, तो वो दिख नहीं रहा है, नो नेगेटिव स्पाइक्स विल बी कम। तो मतलब फ्रीव्हीलिंग डायोड का एक और काम क्या है, इट्स रिमूव द नेगेटिव स्पाइक्स, है ना, नेगेटिव स्पाइक्स जो भी आते हैं उसको क्या करता है, रिमूव करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो कहां से कहां तक निकालूंगा, अल्फा से लेकर पाई तक के लिए। तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, है ना, जब आप इसका कोई आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो द एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर द फ्रीव्हीलिंग डायोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड आर लोड इज सेम एज, है ना, इसका डेरिवेशन सेम एज कैसा रहेगा, आर लोड रहेगा। तो मैं ये वाला फिर से डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, राइट। आप जैसा आपने आर लोड का जो था वही एज इट इज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ड्यूरेशन क्या मिल रहा है, अल्फा से लेके पाई की बात मिल रही है। बट मैं करंट की बात करता हूँ, करंट यहाँ पे कैसा हो जाएगा, तो दिस करंट यहाँ पर जीरो होगा, बट यहाँ पे करंट मेरे पास क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। जैसे एक्सपोनेंशियली राइज करेगा उसी मूवमेंट पे एज अ इम्पल्स सिग्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद जीरो हो जाएगा। पर वहां पर क्या हुआ था, डिकेइंग नेचर आया था, यहाँ पर डिकेइंग नेचर नहीं आएगा। फिर से यहाँ पर ये जीरो, फिर उसके बाद क्या होगा, करंट आपका एक्सपोनेंशियली यहाँ से भी क्या कर जाएगा, राइज करना स्टार्ट कर जाएगा। ये करंट की वेवफॉर्म होगी। पर नो नीड ऑफ दी किस वेवफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, हमें थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप आरएमएस वोल्टेज की बात करेंगे कि इसका आरएमएस वोल्टेज क्या होगा, तो आरएमएस वोल्टेज के लिए भी आपके पास ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन वही होने वाला है। तो आरएमएस वोल्टेज ही सेम एज क्या होने वाला है, आर लोड होने वाला है। तो मुझे ना तो वेवफॉर्म फिर से समझने की जरूरत है और ना ही आउटपुट वोल्टेज फॉर दी आरएमएस और फॉर दी एवरेज, ये दोनों समझने की जरूरत नहीं। ये दोनों कैसे, क्योंकि इसकी जो वेवफॉर्म है वो जैसी रेजिस्टिव नेचर ऑफ लोड की थी वैसी ही आ रही है, इसीलिए इसका ये दोनों एक्सप्रेशन भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर ये तीनों के तीनों पार्ट को डिस्कस किया। इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि अगर फ्रीव्हीलिंग डायोड लगता है तो जो इंडक्टर आरएल लोड में नेगेटिव स्पाइक्स दे रहा था ड्यूरिंग द रिलीजिंग ऑफ इंडक्टर एनर्जी, वो यहाँ पर मिटिगेट हो जाते हैं या वो एलिमिनेट हो जाते या खत्म हो जाते या वैनिश हो जाते हैं, राइट ना। बस इतना ही डिफरेंस था, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक का आर लोड, आर लोड की जैसी वर्किंग हमने लिखी थी वैसी है, बस यहाँ पर एक पार्ट ऐड करना पड़ता है कि इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है और इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जितना मैंने ये कंसेप्ट आपको हाफ वेव में पढ़ाया, मैं कल फिर से रिपीट करूंगा फुल वेव के अंदर, यही सारी चीजें मैं रिपीट करना स्टार्ट करूंगा। कुछ भी चीज नहीं होगा, बस हमारा सर्किट बदल जाएगा। तो सर्किट के बदलने से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उस चीज के बारे में हम फोकस करेंगे। तो आज का हमारा जो टारगेट था टिल दी 12 PM तक का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको लेकर अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो वो कर सकते हैं, बट मेरा एक सभी लोगों से मतलब पर्सनल रिक्वेस्ट बोल सकते हैं कि ताकि आप 10 दिन के क्रेज कोर्स को बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, दोज पीपल जो लाइव अटेंडेड है वो भी, और जो क्या कहते हैं कल मॉर्निंग सेशन में लेक्चर सुनने वाले हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको एक काम ये करना है कि सबसे पहली कंडीशंस में, है ना, जैसे आपने पहली कंडीशंस लिया कि आप इस लेक्चर को प्रॉपरली सुनो। प्रॉपरली सुनने के बाद जो मैंने फ्लो में कंसेप्ट समझाया, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम, उसका ओवरव्यू, उसकी वर्किंग
लैंग्वेज में लिखना मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। रेफरेंस के लिए आप नोट्स भी रेफर कर सकते हैं और कोई बुक भी रेफर कर सकते हैं, राइट। उसको लिखने के बाद व्यू फॉर्म प्रॉपर बनाना और आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन प्रॉपर करना। अगर ये तीन चीज़ अगर आपको आती, क्वेश्चन कैसा भी पूछे, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना, आप आंसर करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सिलेबस का कोई भी कंटेंट स्किप नहीं करने वाले हैं इस क्रेश कोर्स में। ये गलतफहमी में मत रहना कि कोर्स हम इनकम्प्लीट करेंगे। हम 100% कोर्स कंप्लीट करेंगे, पूरी की पूरी यूनिट, राइट। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैं करवा दूंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और कोइंसिडेंटली अब किस्मत ये देखिए कि आपका अब तक टाइम टेबल नहीं आया, तो जितना लेट टाइम टेबल आएगा मुझे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। बट मेरा एक ही मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा पढ़िए, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं रोज प्री नोट्स बनाने के मैं आपको पैटर्न बता दूंगा। जैसे मैंने आपको पहले लिख के रखने के लिए बोला था, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जब मैं एक सेंटेंस को 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ ये डाउट आ रहा है, तो मैं दूसरे दिन लेक्चर लेने से पहले वो डाउट क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये कुछ कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान रखना और इसको बहुत सीरियसली फॉलो करना, बहुत सीरियसली, ताकि 20 दिन, ये जो 10 दिन है, इस 10 दिन में आपको एग्जाम के दिन भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। आप अपने शॉर्ट नोट्स देखेंगे जो मैं आपको भेजते जाऊंगा, उससे आपका पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रेडी हो जाएगा, ठीक। तो टिल दिस अगर कोई क्वेश्चंस या कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क एनीवन।